Hi friends, good morning. Welcome to IXMB. I hope you are healthy and preparing well for your examination. शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर सीरीज से। वो है 4th एंड 5th सितंबर 2022। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस लेक्चर के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलो और हमारे वेबसाइट ixmb.com से भी पीडीएफ को डाउनलोड करो और अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ थ्रू कंप्लीट रिविजन फ्रॉम द बीपीटीआर। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले न्यूज से। वो है इंडिया मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट। तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अगस्त 22 का डेटा है, तो इसको कंपेयर सेम पीरियड के पिछले साल से करेंगे, मतलब अगस्त 21। तो कंपैरिजन में ये देखते हैं कि सेम पीरियड में जो एक्सपोर्ट था हमारा वो ज्यादा था, अभी वो 0.38% से कम दिख रहा है हमको। बट अगर हम इंपोर्ट की बात करें, वो पिछले साल अगस्त में था 45.09 बिलियन डॉलर्स का, जबकि आज के दिन में प्रेजेंट ईयर अगस्त में वो 61.68 बिलियन है। तो ये डिफरेंस है, हमको क्या समझ में आता है कि देयर इज ए डेफिशिट। डेफिशिट ऑफ हाउ मच? 28.68 बिलियन। ठीक है। अगर हम मेजर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो हमने एक्सपोर्ट किया है, मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट 50.68%, राइस एट 42%, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल एट 13.35%। अगर हम इंपोर्ट की बात करें, जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट को विटनेस किया है ग्रोथ को, ठीक है, तो वो है आपका कोल, कोक एंड ब्रिटिश 133.64%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 86%, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल एट 42.73%। अगर हम अप्रैल से अगस्त की डेटा की बात करें तो वी वुड सी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17.1% इन एक्सपोर्ट। मतलब यहाँ पे डेटा हमको मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा इश्यूज दिख रहा है बिकॉज एक्सपोर्ट कम हुआ है। बट अगर हम अप्रैल से अगस्त की बात करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो व्हाट वी सी इज देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17.1%। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट न्यूज जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, हैदराबाद लिबरेशन डे। तो देखो, लेट अस गेट इनटू द बैकग्राउंड फर्स्ट। एज यू नो, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947। बट तब तक जब इंडिया को इंडियन इंडिपेंडेंस मिला, ये जो प्रोविंस आप देख रहे हो, मतलब हैदराबाद का, जिसमें प्रेजेंट डे महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट है, फॉर एग्जांपल औरंगाबाद, उस्मानाबाद, तो कुछ कुछ पार्ट्स इसमें महाराष्ट्र का भी है। तो ये जो हैदराबाद था ये निजाम रूल में था एंड टिल 17 सितंबर 1948 दे वेर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये 17 सितंबर 1948 को क्यों इंडिया के पार्ट हुए? बिकॉज इंडिया के फर्स्ट जो होम मिनिस्टर हैं, इनके नेगोशिएशंस और इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो। तो ये ऑपरेशन पोलो के सक्सेसफुल होने के बाद द निजाम ऑफ हैदराबाद गेव अप एंड दे हैव ऑफिशियली जॉइंड द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये था हिस्ट्री। तो इसके चलते द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ऑफिशियली ऑब्जर्व 17 सितंबर एज द लिबरेशन डे। बट इस साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल ऑर्गेनाइज इनॉग्रल प्रोग्राम ऑफ द ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन ऑफ हैदराबाद लिबरेशन डे ऑन 17 सितंबर 2022। तो ये कब से कब तक चलेगा? सिंस दिस इज ईयर लॉन्ग, ये पूरा साल भर चलेगा, फ्रॉम 2022 टू 17 सितंबर 2023। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है मणिपुर ऑर्गेनाइज इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो। तो इसको समझते हैं। इन स्टोर प्रमोशन शो ऑफ ऑर्गेनाइज सर्टिफाइड फाइबर रिच की वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल फ्रॉम मणिपुर। ये वैरायटी आपको याद रखना है। वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट लुलु हाइपर मार्केट, दुबई। ठीक है, इन एसोसिएशन विद मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। तो यहाँ पे कुछ चीज और आपको नोट करना है। वो है ये, with production of 134.82 metric ton in 2021-22, मणिपुर रैंक 6th इन पाइनएप्पल प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है। दूसरा चीज आपको ये करना है कि देयर आर टॉप 10 इंपोर्ट importing country of Indian pineapple are UAE, नेपाल, कतर, मालदीव्स, यूएसए, भूटान, बेल्जियम, ईरान, बहरीन एंड ओमान। तो ये सारे कंट्रीज टॉप पे हैं जो इंडियन पाइनएप्पल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, हम अगर त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू एक्सपोर्ट इट्स क्वीन वैरायटी ऑफ एप्पल टू दुबई एंड दोहा इन 2018।
तो देखो ये क्वीन वैरायटी है, ये कीप वैरायटी है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट से देखो, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली आपको वैरायटी पूछ सकता है। ठीक है। और बाकी सारे तो है, मतलब आपको ये पूछ सकता है कि कौन से कंट्री में शो हुआ, तो ये दुबई होगा। कहाँ से शो हुआ, मणिपुर से हुआ। मणिपुर कौन से रैंक पे आता है, तो 6th रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सो ऑन। राइट। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू डेटा। तो देखो ये आईटीयू का डेटा आया है फॉर 237 कंट्रीज। ठीक है, ये 2021 का डेटा है। इस डेटा में इंडिया टॉप 10 तो छोड़ दो, इंडिया का रैंक है 138 इन दी वर्ल्ड। ठीक है। और इंडिया कौन से देशों से पीछे है, कंट्रीज लाइक, है ना, यूएस and other Asian countries like Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia, Latin America, नेशन अर्जेंटीना। तो ये जो आईटीयू डेटा है, ये डेटा है आपका फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विस एट होम। तो ऑब्वियसली इंडिया में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विस बहुत कम लोग यूज करते हैं, यूजुअली ऑफिस गोअर्स एंड आज कुछ आई मीन आजकल कुछ नया ऐड हुआ है उसमें जो ओटीटी ट्रेंड्स आया हुआ है, राइट, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सब टीवी टेलीविजन स्मार्टफोन स्मार्ट आ रहे हैं, तो उसके चलते थोड़ा सा पेनिट्रेशन और बढ़ गया है। बिकॉज इंटरनेट के साथ आ, वो भी मिल जाता है, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन वगैरह भी मिल जाता है, तो उससे थोड़ा सा डेटा इंप्रूव हुआ है। बट हम इन सारे देशों से भी पीछे है। इवन बांग्लादेश, है ना, श्रीलंका हमसे बेहतर है, इंडिया से बेहतर है। हाउएवर अगर हम नंबर्स टर्म में देखेंगे तो इंडिया इज अमॉन्ग दी टॉप 10 इन दी वर्ल्ड, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, आपको याद यहाँ पे रखना है 138 इन दी वर्ल्ड। और ये एक बैकग्राउंड छोटा सा स्टोरी, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आईसीआईसीआई बैंक टू रेस ₹10,000 करोड़। तो ये जो 10,000 करोड़ आईसीआईसीआई बैंक रेस करना चाहता है, दिस इज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, पहला। दूसरा, इसका एक बेनिफिट है, ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है कैरी द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम मेंटेनिंग सीआरआर एंड एसएलआर रेशियो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बॉन्ड है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये कोर सेक्टर्स को भी फाइनेंस कर सकते हैं इन पैसों से। अभी जो रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने AAA रेटिंग दे के रखा है इन बॉन्ड को। अगर हम बात करें कि और कौन सा बैंक इसको कर चुका है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1,000 करोड़ रुपए उठा चुका है विथ 7.39% एज द कूपन रेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है रेलवे फ्राइट रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट ए सॉर्ट ऑफ समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, बट यस, आपको एक पता होना चाहिए जो रेलवे है, सबसे ज्यादा रेलवे का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कोयला से आ रहा है, कोल ट्रांसफर से आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर, फ्रॉम माइन टू थर्मल पावर स्टेशन। अब इस पे आप देखो, टोटल जो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू है, वो कोल से आ रहा है, देन आयरन ओर से आ रहा है। आयरन ओर कहाँ पे जाता है, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज पे जाता है। देन मिसलेनियस एक्टिविटी, फिर स्टील, फूड ग्रेन, कंटेनर, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है साइरस मिस्ट्री, राइट, ए वेरी नोन नेम इन द इंडियन बिजनेस, हु वाज आल्सो द फॉर्मर टाटा ग्रुप चेयरमैन। He died in the road accident while traveling from Ahmedabad to Mumbai. Right? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, सेरेना विलियम्स, राइट, शी रिटायर्ड आफ्टर remaining top for 319 weeks. So ये, this is what makes her one of the finest athletes of her time. But अगर हम बात करें नंबर 1 पे, she is not at, I mean she was at world number 1 for 319 weeks, but yes, there were two more peoples who were at world's number 1 for a longer duration. ठीक है, कार्फ जो कि 377 वीक्स, एंड दूसरे एक प्लेयर है जो 332 वीक्स के लिए वाज एट नंबर 1। अगर हम सेरेना विलियम्स की बात करें, तो शी हैज वॉन 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स, 14 ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल्स, 2 ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड डबल टाइटल, मिक्स्ड मतलब मेन एंड वुमेन। ठीक है। देन फोर्थ ओलंपिक गोल्ड मेडल, 10 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल वॉन आफ्टर टर्निंग 30 एट ओपन एरा रिकॉर्ड। ठीक है। अपने 30 साल उम्र के बाद शी हैव वॉन 10 ग्रैंड स्लैम।
367 match wins at major at a record for a woman, 73 WTA 2 titles and 5 final crowns, right? सो ये था सेरेना विलियम का अचीवमेंट. लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाट शी हैव सेड. इट ऑल स्टार्टेड विद माय पेरेंट्स, दे डिजर्व एवरीथिंग, यू नो. तो देखो इतने बड़े मुकाम पे जाके शी इज रिमेम्बरिंग दी पेरेंट. सो इससे ये समझते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क पेरेंट्स. Parents are the first teacher. Anyway, today's teacher day. Happy Teachers Day to you. So, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द एमी अवार्ड. तो देखो जो बराक ओबामा है यूएस के एक्स प्रेसिडेंट, इनको एमी अवार्ड मिला है. किसके लिए? फॉर हिज नेटफ्लिक्स, फॉर नरेटिंग हिज नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क. तो ये भी आपको याद रखना है कि उनको किस लिए मिला है, अवर ग्रेट नेशनल पार्क. इसको उन्होंने नरेट किया है, उसके लिए उनको एमी अवार्ड मिला है. नाउ if you go back and see what are the other award he have won, it is Mr. Obama has already won a pair of Grammy award for audio versions of his memory, The Audacity of Hope and Dream for My Father. ठीक है, तो देखो यूएस में कहना है EGOT. ठीक है, मतलब EGOT. E stands for Emmy, G stands for Grammy, O stands for ऑस्कर एंड टी फॉर टॉनी. तो एमी इनको मिल गया है, टॉनी भी इनको मिला हुआ है, ग्रैमी भी इनको मिल चुका है, राइट. ऑस्कर इनको मिलना बाकी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे. ओके, ऑस्कर एंड टॉनी ये दोनों इनको मिलना बाकी है. नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे. वो है एक फॉरेन न्यूज. ये भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशनल है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, दे हैव सैंक्शनड $1.1 बिलियन आर्म सेल्स टू ताइवान. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे हम आगे बढ़ते हैं जो कि वन लाइनर है, स्वस्थ सबल भारत. तो दिस इज रिलेटेड टू बॉडी ऑर्गन आई डोनेशन. ठीक है, तो ये एक कॉन्क्लेव जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, inaugurate किया. The purpose of the conclave was to discuss the present situation of body organ eye donation in India and find solution to the challenge ahead in the future. उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं नाइट स्काई सेंचुरी. इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे सेटअप होगा? लद्दाख में सेटअप होगा. ठीक है, ये 3 मंथ में कंप्लीट होगा ऐसा प्रोपोज किया गया है. नेक्स्ट चलते हैं 36 नेशनल गेम एंथम. तो ये जो 36 नेशनल गेम एंथम है उसका जो थीम है यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स आर बीइंग हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 7 ईयर, विल टेक प्लेस फ्रॉम सितंबर 29 टू अक्टूबर 12. ये था लास्ट कब हुआ था? ये केरला में हुआ था 2015 में. जो 6 सिटीज है अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर, यहाँ पे होगा. लेकिन इसमें एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि जो न्यू दिल्ली है, मतलब गुजरात के बाहर न्यू दिल्ली विल एडिशनली होस्ट दी ट्रैक साइकिलिंग इवेंट. ठीक है, ये सिर्फ साइकिलिंग इवेंट न्यू दिल्ली में होगा, बाकी सारा गुजरात की ये 10 सिटीज में होगा. नेक्स्ट चलते हैं हम न्यू सीईओ. वो है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड, है ना. इन्होंने एक वेटरन बैंकर कृष्णन शंकरा सुब्रमण्यम इनको एज ए न्यू सीईओ फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट अपॉइंट किया हुआ है. सो लेट्स मूव एंड लेट्स सी द फर्स्ट थिंग. तो जो पहला न्यूज हमारे पास है वो है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कूल, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने टीचर्स डे के ओकेशन में अनाउंस किया है. दिस इज ए न्यू इनिशिएटिव एंड द फुल फॉर्म ऑफ पीएम श्री स्कूल इज पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया. तो ये आपको याद रखना है. तो देखो इसका जो कंप्लीट फ्रेमवर्क है वो बाहर नहीं आया है, राइट. फंडिंग बाहर नहीं आया, बट यस फंडिंग पैटर्न दैट दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वी नो इट. सो ये क्या है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई एज्यूम यू ऑलरेडी नो. अब इसमें क्या होगा, 14,500 स्कूल्स जो है इसको पूरे कंट्री से सेलेक्ट किया जाएगा. मतलब इस स्कीम के अंडर में नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे. जो एग्जिस्टिंग स्कूल है रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और द लोकल बॉडीज, इनको ही अपग्रेड किया जाएगा, राइट.
एंड उन्हीं को नाम दिया जाएगा पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के अंडर पे। इनको एक अलग अप्रोच दिया जाएगा स्कूल को। द अप्रोच विल बी बेस्ड ऑन मोर ऑफ होलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंटीग्रेटेड प्ले टॉय बेस्ड लर्निंग। मतलब यहाँ पे जो पेडागोगी अपनाया जाएगा वो नॉर्मल स्कूल से अलग होगा। ठीक है। सो हाउ मेनी स्कूल्स विल बी देयर? 14,500। फंडिंग पैटर्न विल बी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एग्जिस्टिंग स्कूल, नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। फुल फॉर्म क्या है, ये सारा डिटेल्स आप इसको जान लो। कब लॉन्च हुआ है? ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है 28th एडिशन ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट ऑन द इंडियाज एक्सटर्नल डेट। तो इसको किसने रिलीज किया? सबसे पहली द एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट यूनिट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने रिलीज किया द 28th एडिशन ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट 2021-22। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट खत्म हुआ वही फाइनेंशियल ईयर का एक्सटर्नल डेट डेटा सामने आया है। तो उसमें डेटा कुछ ऐसे है कि जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट है दैट स्टैंड्स एट $620.7 बिलियन। तो यस, दिस इज वेरी ह्यूज अमाउंट। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो ग्रो हुआ, मतलब दिस ग्रू बाय 8.2% ओवर 573.7 बिलियन। ये कब था? FY21 में था। ये कब का है? FY22। तो देखो, अगर ये FY21-22 में कंफ्यूजन है, सीधा सिंपल हिसाब में आपको बताता हूं। ये एंडिंग 31 मार्च 2022, ये एंडिंग 31 मार्च 2021। सिंपल। ठीक है। तो ये है। तो देखो पहले कितना था? 573.7 बिलियन। अब ये 620.7 बिलियन हुआ। 8.2% से ये बढ़ गया है। अभी आगे देखते हैं। वाई 53.2% ऑफ इट वॉज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। मतलब जो आधा से भी ज्यादा है, मतलब 330 बिलियन के आसपास, ये आपका क्या है? US डॉलर डोमिनेटेड है। और बाकी जो है वो इंडियन रूपी डोमिनेटेड डेट है। मतलब ये जो पैसा उठाया गया, आधा, ऑलमोस्ट आधा पैसा उठाया किससे गया है? इंटरनेशनल मार्केट, मतलब US डॉलर पे उठाया गया है, और आधा पैसा इंडियन डेट ही है। ठीक है। वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट। आगे अब देखो, एक्सटर्नल डेट as a ratio to GDP fell marginally to 19.9% as on March ending 22। मतलब यहाँ पे देखो डेट तो बढ़ गया है, लेकिन एक ये भी है कि जो एक्सटर्नल डेट एज ए रेशियो टू जीडीपी वो गिर गया है। अब वो गिरने का वजह क्या है? बिकॉज ये परसेंटेज में दिखाया जा रहा है। जीडीपी का जो साइज है वो बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली परसेंटेज टर्म्स में वो डिफरेंस क्रिएट हुआ है। एंड वो आपके सामने कितना है? 19.9%। ठीक है। फ्रॉम 21.2% ए ईयर अगो। सो मतलब 2% का डिफरेंस जीडीपी का साइज बढ़ने से क्रिएट हुआ है। अब आगे चलो, अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो ब्रेकअप में कुछ ऐसा है कि दी लॉन्ग टर्म डेट, अब इसमें भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म डेट क्या है? 499.1 बिलियन, मतलब समवेयर अराउंड 500 बिलियन के आसपास, कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट चंक ऑफ 80.4%। वाइल द शॉर्ट टर्म डेट कितना है? 121.7 बिलियन। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब एक साल से ज्यादा, 365 दिन से ज्यादा का डेट। बट शॉर्ट टर्म मतलब जो 365 दिन के कम में ही उसको खत्म कर दिया जाएगा, मीन्स नॉट मोर देन 364 डेज। ठीक है। अकाउंटेड फॉर 19.6% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट का ब्रेकअप ये है। अभी अभी बोल देखो, द शॉर्ट टर्म डेट क्रेडिट वाज प्रीडोमिनेटली इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड क्रेडिट, फाइनेंसिंग इंपोर्ट। ठीक है। तो ये जो मतलब इंपोर्ट, इस लाइन को हम ना थोड़ा डीप समझते हैं। अब मान के चलो कोई पर्सन है XYZ, इसको, है ना, यूएस से कोई सामान मंगवाना है बेचने के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे? हम इंपोर्ट बोलेंगे कि ये इंपोर्ट कर रहा है। तो ये जब इंपोर्ट करता है ना, देखो यूएस के ट्रेडर को पैसा तुरंत पे करना पड़ता है, तभी जाके वो माल डिलीवरी करता है। मतलब यूजुअली अरेंजमेंट यही रहता है, आप ऐसे समझो। तो लेकिन ये बंदा के पास ये वाला जो आइटम है ये रिसीव करने में उसको टाइम लगता है, मतलब 1-1.5 महीना समय लग सकता है, क्योंकि ये कंटेनर में आ रहा है, किस में आ रहा है, वो बात की बात है। बट इसको टाइम लगता है। ये क्या करता है ना, उस इंपोर्ट को फाइनेंस करवाता है। तो मतलब ये शॉर्ट टर्म डेट है। मतलब मान के चलो कंटेनर में आने में 2 मंथ्स लग रहा है, तो ये 2 मंथ का छोटा डेट है।
तो वैसे कितने हैं 96%, मतलब ये जो शॉर्ट टर्म डेट आप देख पा रहे हो 121.7 बिलियन का, ये है तुम्हारा शॉर्ट टर्म डेट। किससे क्रिएट हुआ है? इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड क्रेडिट फॉर फाइनेंसिंग इंपोर्ट। समझ में आ गया? आई होप ये एग्जांपल आपसे आपको क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो आप एक बार है ना पॉज करो, बैक जाओ, 30-40 सेकेंड्स की मैंने बात किया है, अब देखो आप समझ जाओगे। अब अगर हम बात करते हैं नॉन सोवरिन डेप्ट, नॉन सोवरिन डेप्ट का मतलब क्या है? नॉन गवर्नमेंट, मतलब ये जो नॉन सोवरिन डेप्ट है, ये ना ही स्टेट गवर्नमेंट का है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, मतलब ये नॉट बैक्ड बाई एनी गवर्नमेंट, मतलब इंडिया की प्राइवेट कंपनीज और भी कई सारे लोग पैसा उठाते हैं, वो सारा पैसा। ठीक है, तो नॉन सोवरिन एक्सटर्नल डेट कितना है? 490 बिलियन एज ऑन मार्च एंडिंग, मतलब FY एंडिंग 22। ठीक है, 490 बिलियन है इनका। पोस्टेड ए ग्रोथ ऑफ 6.1% ओवर ए लेवल ऑफ ईयर अगो, तो मतलब 6.1% से ग्रो हुआ है। तो मोस्टली क्या है? कमर्शियल बोरोइंग है, NRI डिपॉजिट्स है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, अकाउंटेड फॉर 95% ऑफ नॉन सोवरिन डेट, जो हमने एग्जांपल पहले देखा था। राइट, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अगर हम प्रोस्पेक्टिव के, क्रॉस कंट्री प्रोस्पेक्टिव की बात करें या सिंपल टर्म्स में रैंकिंग की बात करें, ठीक, मतलब हम कहाँ पे हैं बाकी देशों के कंपेयर में, तो इंडिया एक्सटर्नल डेट इज मॉडेस्ट, ऑक्युपाइंग 23rd पोजीशन ग्लोबल। ठीक है, मतलब वी आर इन द मिडिल, मतलब ना हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना हम एकदम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म देखो, मोस्टली क्या होता है ना, अगर आपका शॉर्ट टर्म बड़ा है तो फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसा इमीडिएट पे करना होता है। यहाँ पे 500 बिलियन लॉन्ग टर्म है, मतलब ये तुरंत नहीं देना है हमको। हमारा जो फॉरेक्स है वो भी 500 और 600 बिलियन के बीच में है। राइट, तो शॉर्ट टर्म कितना है वहां से 121, मतलब इमीडिएट हमको अगर देना पड़े तो 121 बिलियन ही देना पड़ेगा, उसके बाद भी हमारे पास रिजर्व रह जाएगा। बट इसका अगर उल्टा होता, मतलब आपका शॉर्ट टर्म डेट बड़ा होता, मान के चलो 500 बिलियन होता, और लॉन्ग टर्म और जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कम होता, 101 बिलियन या 121 बिलियन, तो प्रॉब्लम बहुत होता, मतलब वो बहुत अलार्मिंग या चिंताजनक विषय होता। क्यों? क्योंकि 500 बिलियन का डेट को शॉर्ट टर्म मतलब एक साल के अंदर क्लियर करना है, और RBI के पास फॉरेक्स ही 500 है, सो इन दैट केस प्रॉब्लम होता। बट यहाँ पे मॉडेस्ट इसीलिए बोला गया है, मतलब ये मॉडेस्ट इसीलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है, शॉर्ट टर्म डेट कम है कंपैरेटिव टू व्हाट काइंड ऑफ फॉरेक्स रिजर्व वी हैव। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। एक छोटा सा न्यूज है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो देखो, आप जानते हो इंडिया में अलग अलग तरीके के अवार्ड्स होते हैं, नेशनल अवार्ड्स, राइट, लाइक पद्मा अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन फॉरेस्ट्री, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड एंड सो। तो ये सारा का वेबसाइट ना अलग था, सबके अलग टेन्योर्स थे, मतलब अलग ओपनिंग डेट, अलग लास्ट डेट था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, सीधा सीधा एक नया वेबसाइट बना दिया, awards.gov.in, और इन सारे चीज को यहाँ पे डाल दिया। मतलब आज के दिन में ये जितने अलग अलग वेबसाइट थे, ये मतलब अवार्ड्स के, ये अभी एक बन गए हैं, जिसका नाम क्या दिया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। सो आई होप आपको बैकग्राउंड के साथ साथ नाम ये सारा चीज क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है PSB टू ओपन 363 ब्रांचेस। ठीक है, PSB मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर टारगेटिंग टू ओपन अराउंड 363 branches by December 22. ठीक है, why? To scale up the financial inclusion drive by covering village with a population over 3005 किलोमीटर radius। तो आपको ये वाला चीज याद रखना है, 3000 से ज्यादा पॉपुलेशन एंड 5 किलोमीटर रेडियस में ओपन होगा। These branches would cover villages in 21 states and would be opened by bank in location allocated to them by state level banking committee। ठीक है, additionally about 47 branches would be opened by private bank in villages with a population of 3000 above। ठीक, तो इसमें से क्या होगा, सबसे ज्यादा कहाँ पे ओपन होगा? सबसे ज्यादा ओपन होगा राजस्थान विद 80 ब्रांचेस, उसके बाद ओपन बाय PSB एंड 15 बाय अदर बैंक, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, जहाँ पे 54 और 38 ब्रांच ये होगा, ओपन होगा। लेकिन इसको किया क्यों जा रहा है, वाई? एक तो रीजन हमने समझ लिया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव। ठीक है, तो बेसिकली कंट्री में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स है वो 53 के आसपास है, उसको बढ़ा के लेके जाना है और ज्यादा, मतलब उसको जितना 100 के पास जाएगा उतना फाइनेंशियल इंक्लूजन दिखाएगा।
और जितना जीरो के पास जाएगा उतना फिनेंशियल एक्सक्लूजन दिखाएगा। सो 50 के ऊपर है मतलब कहीं ना कहीं हम मॉडेस्ट है, बीच में है। सो हमको इसको और बढ़ाना है, हमको मीन्स एज ए कंट्री हमको बढ़ाना है। सो इन दैट सेंस ये सारे इनिशिएटिव उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है एथेनॉल प्लांट। तो देखो ये एक इंफॉर्मेशन है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ है उन्होंने एक एमओयू साइन कर लिया है बिटवीन भोरमदेव कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री एंड एनकेजी बायोफ्यूल्स। तो ये पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में क्या आएगा, फर्स्ट एथेनॉल प्लांट आएगा स्टेट का। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी कुछ दिन पहले पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखा। ये डेटा कौन देता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं सर्विस पीएमआई। तो अगर हम सर्विस पीएमआई देखें, वो जुलाई के मंथ में 57 सॉरी जुलाई के मंथ पे 55.5 था, उससे अगस्त में बढ़ के 57.2 हो गया है। ठीक, सो दिस शोज एन इंक्रीज बिकॉज पीएमआई का डेटा क्या दिखाता है, 50 अबव क्या दिखाता है, एक्सपेंशन 50 एंड अबव, और 50 से अगर कम है तो क्या दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन। सो मतलब जुलाई में 55.5 था, ये एक्सपेंशन ही दिखाया, बट ये डेटा बढ़ के अभी 57.2 हो गया, मतलब और ज्यादा एक्सपैंड हुआ है। आ गया समझ में। सो सर्विस सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेल। और वैसे भी हमने जब जीडीपी का डेटा देखा था 2 दिन पहले आया था, जहां पे जीडीपी 13.5% से ग्रो किया है, हमने देखा 17% अकेला ग्रोथ तो सर्विस सेक्टर दिया है, मतलब जिसको हमने बोला कि हीरो सेक्टर, जो 17% का ग्रोथ दिया है। तो देखो ये डेटा आपका रिफ्लेक्ट पीएमआई में भी होता है। ये जो 2% का, मतलब ये जो 2 पॉइंट से इंक्रीज आपको दिख रहा है समवेयर अराउंड 2, तो ये और जो हमने जीडीपी में देखा कि 17% से इंक्रीज हुआ, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है कि यस सर्विस इंडस्ट्री इज बूमिंग एंड ग्रोइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ₹1.26 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो देखो ये जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल किसका है, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 1.16 ट्रिलियन का अप्रूव कर दिया है ओवर द नेक्स्ट 7 ईयर्स। ठीक है, उसमें व्हाट दे विल डू, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगाएंगे तो वो मैटर नहीं करता। हाँ, 81,000 करोड़ रुपीज दे विल बी इन्वेस्टिंग ऑन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। नाउ beside two other solar power plant with total capacity of 60 gigahertz is also proposed। मतलब ये जो पैसा इन्होंने खर्चा करना है 1.26 ट्रिलियन, ये बेसिकली इन सारे चीज में होगा, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है, सोलर पावर, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो ये सारे चीज पे काम होगा। ऑल्सो अप्रूव्ड 6 ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट इन वाईएसआर कुरनूल। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये देखना है कि ये मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाइड्रो स्टोरेज है ना, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, तो ये सारा चीज काम 1.26 ट्रिलियन से होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है डीमैट अकाउंट। ठीक है, अगर हम डीमैट अकाउंट की बात करें तो देखो ये क्यूमुलेटिवली फॉर द फर्स्ट टाइम ये 100 मिलियन से ऊपर गया है, तो यही है माइलस्टोन। बाकी तो ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब देखो ये कम ज्यादा हुआ है, बट कलेक्टिवली और क्यूमुलेटिवली जो एनएसडीएल एंड सीएसडीएल से डेटा आया है उससे हम देख रहे हैं कि जो डीमैट अकाउंट है वो 100 बिलियन प्लस हो गया है इंडिया में। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है यूके न्यू पीएम। तो यूके में जो मतलब पीएम सिलेक्शन का प्रोसेस है वो खत्म हो गया है, वेयर लिज ट्रस, ठीक है, शी वॉज फाइटिंग एंड द अदर हैंड इंडियन ऑरिजिन ऋषि सुनक वो फाइट कर रहे थे। तो दोनों में से शी हैज बीन इलेक्टेड एज द यूके न्यू पीएम। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, ये है यूजीसी पे स्केल। ठीक है, यूजीसी पे स्केल फॉर पंजाब टीचर्स सर्विसेज ऑफ 8,736 टीचर्स रेगुलाइज्ड। तो देखो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवत मान, इन्होंने बोला कि इनके स्टेट में जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनको अब जो सैलरी और स्टेटस मिलेगा वो एज पर दी यूजीसी पे स्केल मिलेगा। ठीक है, विद दिस 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन फॉर टीचर्स इन द स्टेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। सो ये है इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ वन लाइनर्स पे। वो है चुनूर लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, एमओएस श्री अनुप्रिया पटेल लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ चुनूर लॉजिस्टिक पार्क इन मिर्जापुर यूपी। ठीक, तो ये कहाँ पे आया? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में आया। अब बात करते हैं हम एक वर्कशॉप की। तो ये जो वर्कशॉप है, एनएमसीजी एंड शाकर भारती ऑर्गेनाइज वर्कशॉप ऑन नेचुरल फार्मिंग फॉर ओवर 400 फार्मर इन बुलंदशहर यूपी। तो ये वर्कशॉप कहाँ पे आया? बुलंदशहर यूपी में आया। ठीक है, अंडर अर्थ गंगा। नाउ अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो पे यू मनी, ठीक है, इन्होंने एक्वायर कर लिया है किसको? इंडिया आइडियाज डॉट कॉम लिमिटेड को। 100% इक्विटी टू इक्विटी डील है, 100% खरीद लिया है। और फिर से एक दूसरे एक्विजिशन की बात करें हम तो सीपी CDPQ इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया 2 प्राइवेट लिमिटेड एक्वायरर, इन्होंने किसको एक्वायर किया है? अपर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इनको एक्वायर कर लिया है। और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन दोनों कंपनीज को, पेयू मनी को और पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड को और CDPQ इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया प्राइवेट लिमिटेड, इनको अप्रूवल दे दिया है एक्विजिशन करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम 36 नेशनल गेम, जो श्री अमित शाह, मतलब जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने अहमदाबाद में इसका इनोग्रेशन किया है। सो इसमें जो है ये है मैस्कॉट। ठीक है, मैस्कॉट का नाम दिया गया है ओके सवाज, लायन इन गुजराती। सवाज को क्या बोलते हैं? लायन इन गुजराती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 36 नेशनल गेम है उसका नाम क्या है? मैस्कॉट का सवाज। सो आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले न्यूज पे। वो है आउटकम फ्रॉम द पीएम हसीनाज विजिट टू इंडिया। तो ये कहाँ की पीएम है? शी इज द पीएम ऑफ बांग्लादेश, जो कि इंडिया विजिट कर रही है। तो ऑब्वियसली वो इंडिया विजिट कर रही है तो बहुत सारे ट्रीटीज, एमओयूज, है ना, बहुत सारे डिस्कशंस हुए होंगे इंडियन गवर्नमेंट के साथ। And there are 7 MOUs that has been signed between India and Bangladesh, right? One of being them the collaboration between the Ministry of Jal Shakti and Ministry of Water Resource Bangladesh. Reason objective क्या है? On withdrawal of water by India and Bangladesh from common border river Kushiari. So ये जो कुशियारी रिवर है, this forms the border between India and Bangladesh, right? तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे ही है ये रिवर। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया एक एमओयू जो इंडियन रेलवे और रेलवे बोर्ड के बीच में और जो बांग्लादेश का रेलवे है उनके बीच में हुआ है, फॉर ट्रेनिंग ऑफ बांग्लादेश रेलवे पर्सनल इन इंडिया। मतलब बांग्लादेश रेलवे के जो ऑफिसर्स होंगे या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स होंगे या पर्सनल होंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो उनको ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजा जाएगा। तो उस रिगार्ड्स पे एक एमओयू हुआ। थर्ड जो है वो हुआ है अगेन रेलवे, दोनों कंट्रीज के रेलवे के बीच में, ऑन कोलैबोरेटिंग इन आईटी सिस्टम सच एज FOIS। FOIS का मतलब क्या है? फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? मतलब रेलवे में ये जो मालगाड़ी है ना, जो मालगाड़ी का मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट कौन सा मतलब कौन सा माल कहाँ जाएगा, कौन सा वैगन कहाँ का है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? FOIS मतलब एक टेक्नोलॉजी है रेलवे के पास जिसको बोला गया है फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड जो अदर आईटी एप्लीकेशंस अब बांग्लादेश रेलवे यूज कर रही है उसको भी, है ना, इंडियन आईटी सिस्टम, मतलब रेलवे के पास, इंडियन रेलवे के पास जो आईटी सिस्टम है वो हेल्प करेगी अपग्रेड करने में। तो ये था तीसरा एमओयू। जो चौथा एमओयू है वो है आपका जस्टिस एंड जुडिशियल सर्विसेज को लेके। MOU between National Judicial Academy, India and the Supreme Court of Bangladesh on training and capacity building program for Bangladesh judicial officers in India। मतलब जो बांग्लादेश जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, है ना, जिनकी जजेस की ट्रेनिंग हो गई, अलग अलग जो कोर्ट में जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? अभी इंडिया में होगी, बेस्ड ऑन दी MOU एट नंबर 4। नेक्स्ट MOU देखते हैं नंबर 5। ये CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सेम बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन बिटवीन बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ दी कंट्रीज। ठीक है,
जो छठवां है वो है एमओयू ऑन कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में बांग्लादेश को आगे आना है एंड इंडिया तो बहुत आगे है। सो इन दैट सेंस उन्होंने एमओयू साइन किया है ताकि इंडिया उनको कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सपोर्ट करे। सेवेंथ एमओयू है एमओयू बिटवीन द प्रसार भारती एंड द बांग्लादेश टेलीविजन ऑन कॉपरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये प्रसार भारती गवर्नमेंट की ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है जो सनसेट टीवी है ना, और पहले डीडी नेशनल जैसे या गवर्नमेंट के कोई भी प्रोग्राम्स को लाइव टेलीकास्ट कौन करता है, प्रसार भारती। तो प्रसार भारती और सेम कंपैरेटिवली बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश टेलीविजन। तो इन दोनों ने एमओयू किया है ताकि कोऑपरेट कर पाए इन द सेक्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ये तो हो गया एमओयू का बात, लेकिन देयर आर मोर थिंग्स, मोर प्रोजेक्ट दैट हैज बीन इन द लिस्ट, द आउटकम्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट। पहला है अनविलिंग ऑफ मैत्री पावर प्लांट। ठीक है, ये जो मैत्री पावर प्लांट है ये 1320 मेगावाट का है जिसको यूएसडी 2 बिलियन में बिल्ड किया गया है। ठीक है, तो ये कोल फायर्ड पावर प्लांट कहाँ पे है, रामपाल खुलना। ठीक, ये इंडियन मतलब इंडिया का असिस्टेंस से ये बना है। दूसरा आता है इनॉग्रेशन ऑफ रूपसा ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज, ये जो भी आप इनिशिएटिव देख पा रहे हो ना, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। ये जो रूपसा ब्रिज है ये कहाँ पे है, एंड टू सेंट्रल एंड नॉर्थ बांग्लादेश, ऑल्सो टू द इंडियन बॉर्डर एट पेट्रापोल एंड गेदे इन वेस्ट बंगाल। मतलब जो वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, एंड स्पेसिफिकली जो गेदे है, राइट। सो गेदे इज ए नेम ऑफ ए प्लेस। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, गेदे रेलवे स्टेशन। तो वहां से है ना बांग्लादेश के लिए ट्रेन वगैरह, मतलब ये दिस इज द लास्ट प्लेस इन इंडिया, इंडियन साइड पे लास्ट प्लेस है गेदे। सो आप ये वर्ड को जब इस रिगार्ड्स में पढ़ोगे ना तो गेदे आप बहुत बार सुनोगे, सो यू विल टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, गेदे इज द नेम ऑफ ए रेलवे स्टेशन। नाउ the 5.13 kilometer Rupsha rail bridge is a key part of 67.47 kilometer Khulna Monga single port track and broad gauge rail line project connecting for the first time Mongola port will Khulna by railway। तो देखो इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि अभी जो रेलवे नेटवर्क है इंडिया एंड बांग्लादेश का, वो ये जो मोंगला पोर्ट है उसको कनेक्ट नहीं कर रहा है, बट फ्यूचर में उसको कनेक्ट किया जाएगा। सो इन दैट सेंस अगर ये ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है रूपसा ब्रिज के ऊपर में, सो कहीं ना कहीं दिस इज ए इंडिकेशन कि फ्यूचर में अगर रेलवे नेटवर्क जो है, जो खुलना के बाद मोंगा पोर्ट तक जा सकता है, तो वो इजीली जा सकता है बिकॉज पहले जो ब्रिज नहीं था अभी वो ब्रिज बन गया है। देन सप्लाई ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरीज। सिंपल सी बात है, मतलब जैसे इंडिया में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही उनके पास बांग्लादेश रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट है। उनको अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग मशीनरीज इन 25 पैकेज में इंडिया सप्लाई करेगा, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, ताकि वो अच्छा अच्छा रोड अपने देश में बना पाए। देन खुलना दर्शन रेल लाइन प्रोजेक्ट। The project is an upgradation of existing double to broad gauge infrastructure linking the current cross border link at गेदे दर्शना। तो देखो गेदे दर्शना अभी है लाइन, ठीक है, टू खुलना, ये आगे अभी खुलना तक काम होगा, thereby augmenting the rail connection between the two countries, especially to Dhaka, but in future to मोंगला पोर्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला ना कि रूपसा ब्रिज में, रूपसा ब्रिज के ऊपर में जब वो रेल लाइन के लिए ब्रिज बन गया है तो ये अभी मोंगला पोर्ट तक जाना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये जो आज का इनिशिएटिव है ये आज के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द फ्यूचर। जो भी काम किया जा रहा है दिस टेक्स टाइम्स। फॉर एग्जांपल दिस ब्रिज इज नॉट बिल्ट इन ओवरनाइट, ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है, दिस टेक्स टाइम्स, राइट। तो फ्यूचर में प्लान है ढाका एंड मोंगला पोर्ट तक जो रेल नेटवर्क है दोनों देशों का वो कनेक्ट हो पाए, राइट। तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे ना, जो इसको चिकन नेक बोलते हैं, अगर वेस्ट बंगाल से किसी को बांग्लादेश जाना है, चिकन नेक से घूम के जाना है तो इट इज टू फार। बट अगर पेट्रापोल या गेदे के थ्रू कोई बांग्लादेश जा रहा है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इट्स एन ओवरनाइट जर्नी, राइट। तो वैसे ही अगर इंडिया से बांग्लादेश में कोई सामान भेजना है या बांग्लादेश से इंडिया में कोई सामान आना है, सिंस बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, राइट। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि बांग्लादेश से कोई सामान आना है तो इट बिकम्स इजी व्हेन दे हैव रेल नेटवर्क। तो मतलब सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन क्या है, रेलवेज। उसके थ्रू थिंग्स कैन बी डन एट ए कॉस्टली एंड ऑप्टिमाइज्ड वे। तो दिस शोज द फ्यूचर of relationship between India and Bangladesh.
सो जो रेल नेटवर्क है एट प्रेजेंट गेदे से दर्शना तक है, बट ये खुलना तक एक्सटेंड होगा. देन इन फ्यूचर द गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग इट टू ढाका एंड देन टू मोंगला पोर्ट. ठीक है. So with this, the next initiative is Parbatipur Khulna railway line. So ये भी एक railway line है. The conversion of the existing meter gauge line to dual gauge line estimated at 120.41 million. The project will connect the existing cross border rail at Bristol, Bairol, बांग्लादेश, राधिकापुर, वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो ये भी एक मीटर गेज कनेक्शन को ड्यूल गेज कनेक्शन में, मतलब मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में कन्वर्ट करने का इनिशिएटिव है दोनों कंट्री का. राइट. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. ये आपको ना आई मीन बीपीडिया से 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको जाके ये याद होगा. बिकॉज आपको कई बार डेटा पूछ ही सकता है, जो मतलब खुलना दर्शना रेलवे लाइन लिंक्स गेदे टू विच सिटी, विच बांग्लादेश सिटी. तो ऐसा कुछ सवाल आपको पूछ लिया ना, तो आपको डिटेल्स पता होना चाहिए. सो इन दैट सेंस आपको इसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, हुआ नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी. तो जैसा कि आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एक नया आया है, राइट, जिसके मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर है श्री अमित शाह, हु इज आल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उन्होंने अनाउंस किया दैट नेशनल लेवल कमिटी फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ताकि कॉपरेशन हो पाए बिटवीन स्टेट्स, है ना, बिटवीन ऑल द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. Straight and simple. ठीक है. Why the new national cooperative policy is being formulated to realize the vision of Shehkar se Samriddhi, and Shehkar se Samriddhi, this word was given by the Prime Minister himself. ठीक है. तो ये जो काउंसिल फॉर्म हुआ है, ये किसके अंडर में हुआ है? फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु. ठीक है, जो कि रेलवे मिनिस्टर थे. देन अगर हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात करें, तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 2002. So today in India has 8.5 lakh cooperative society with a member base of around 29 crore spread across the length and breadth of the country. This cooperative are engaged in various activities like agro processing, dairy, fishing, housing, weaving, credit, marketing to name a few. So मतलब इससे क्या होगा, एक बेटर काम हो पाएगा. So आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स. तो ये ग्रांट्स किसने दिया? ये दिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने. ठीक है. ये 6th मंथली इंस्टॉलमेंट है. अब ये 6th मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है, ये हम आगे समझते हैं. पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ 7,183.42 करोड़ टू 14 स्टेट्स. 14 स्टेट्स को ये पैसा मिला है. तो देखो, ये जो पैसा मिल रहा है ना, ये 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से मिल रहा है, जहां उन्होंने रिकमेंड किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 टोटल 14 स्टेट्स है. ठीक है. वो कौन से स्टेट्स है? वो ये स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल. ये 14 स्टेट्स को 86,201 करोड़ रुपए दिया जाए, लेकिन एक साथ नहीं दिया जाए. ये हर मंथ में, मतलब जो अमाउंट है एक स्टेट को मिलना है डिवाइडेड बाय 12, उसका एक इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई बनेगा. उस ईएमआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट पे करना है इन 14 राज्यों को. ठीक है. तो अभी गवर्नमेंट ने कितना पे किया? 7183. अगर हम नंबर्स की बात करें, तो ये वो है 14 स्टेट्स, हाँ, जिनको ये अमाउंट मिला है 6th में, और क्यूमुलेटिवली अभी तक उनको इतना अमाउंट मिल चुका है. मतलब और 6 महीना उनको अभी आगे मिलेगा टू कंप्लीट दी हाउ मच अमाउंट? 86,201 करोड़. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज शिक्षा पर्व 2022. तो देखो, ये जो शिक्षा पर्व सेलिब्रेट हुआ है, वहां पे, है ना, अवार्ड दिया गया है. अवार्ड किस चीज का दिया गया है? जो नेशनल अवार्ड है टीचर्स का, उसको दिया गया है सीबीएसई हॉनर्स फॉर एक्सेलेंस इन टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप इन 21-22 अवार्ड टू 19 प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स फ्रॉम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल. ये पहला हो गया. दूसरा हो गया नेशनल टेक्निकल टीचर्स अवार्ड 22 टू 14 फैकल्टी मेंबर्स. ये अवार्ड दिया गया. और ये अवार्ड देने के साथ साथ कुछ इनिशिएटिव लिया गया. वो क्या इनिशिएटिव है? पहला इनिशिएटिव है हैंडबुक फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ इशू इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. एक हैंडबुक बनाया गया ताकि टीचर्स को ट्रेन किया जा सके, काउंसलर्स को बताया जा सके बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एंड जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं जो कि बच्चों से डील करते हैं, एंड जो बच्चे मेंटल हेल्थ इशू से पीड़ित है,
उनको कैसे हेल्प करे, मतलब उनको कैसे अर्ली डिटेक्ट करके क्योर करे, बिकॉज सी मेंटल हेल्थ इज समथिंग, अगर उसको अर्ली स्टेज पे क्योर नहीं किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतना बिगड़ जाएगा कि वो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, मतलब तब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बट यस, इनिशियल डेज में उसको कंट्रोल करना मतलब उसके जड़ को समझना, क्यों बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, उस चीज को एड्रेस कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो उसी चीज के लिए गवर्नमेंट हैज कम आउट विद ए कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक, जहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ऑन हाउ टू हाउ टू डिटेक्ट दी मेंटल हेल्थ इश्यूज इन चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चे आज के दिन में 10 घंटे के आसपास टीचर्स के साथ बिताते हैं, सो कहीं ना कहीं टीचर्स प्ले इवन a major role in anybody in anyone's shaping their life. So in that sense तो ये काम टीचर्स का ही है, सो देन काउंसलर्स एंड देन अदर स्टेक होल्डर्स। तो गवर्नमेंट इसको यही पे स्कूल पे ही एड्रेस करना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई दी कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक इज देयर। देन रिपोर्ट ऑन मेंटल हेल्थ सर्वे, एक रिपोर्ट निकाला गया। उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि मतलब वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहाँ कौन किसने किया, एनसीईआरटी ने किया। बिटवीन जनवरी टू मार्च 22 ऑन 3,79,842 स्टूडेंट्स फ्रॉम 36 स्टेट्स। ठीक है, परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 to 12। तो देखो जो परसेप्शन है वो ठीक ही है, लेकिन बच्चों का कहना ऐसे है कि स्टडीज और एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट, ये तीन रीजन है जिस वजह से बच्चों में एंग्जाइटी पैदा होती है। मतलब कई बार स्टडीज का पूरा ना होना, एग्जाम का आना, और एग्जाम में एक डर कि मैं तो भूल जाऊंगा सब, है ना। देन रिजल्ट में आ, कई बार बच्चों का एजम्पशन रहता है ओके मुझे 70+ मिलेगा, बट बच्चों को 50+ ही मिलता है, 70+ नहीं मिलता है, तो इन दैट सेंस दे बिकम एंशियस। तो कुछ बच्चे पहले से ही एंशियस रहते हैं कि मुझे तो नहीं मिलेगा, मैंने उतना अच्छा एग्जाम नहीं दिया। सो ये ऑल दिस रीजंस टेक ए टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये सर्वे ने पाया है, फाइंडिंग फ्रॉम द सर्वे रिवील दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कॉमनली एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड एक्सप्रेस satisfaction with the school life which decline as student move to secondary stage। मतलब प्राइमरी स्टेज में तो स्टूडेंट मजा लेके पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद एज एंड व्हेन दे मूव things started to change, and that is very obvious because they now start to think about their career, they now start to think about what subject to take, how to take their life into a successful so that they can lead a successful career। So all those things, ये सारा चीज बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। So and report also found that yoga, meditation, these are some of the way to cope up with the stress that children are following। So next initiative is National Foundation Literacy and Numeracy Study Report। तो ये जो देखो ये जो मिशन है, इस मिशन के लिए गवर्नमेंट स्कीम भी है, वो है निपुण भारत। तो आप मुझे बताओ निपुण भारत कब लॉन्च हुआ था, निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है, निपुण का NIPUM। ठीक है, तो ये है क्या। The FLN mission aims to ensure that all children by the end of grade 3 achieve foundation literacy standard by the year 26-27। अब ये foundation literacy क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी का मतलब सिंपल ये है कि एक जो बच्चा है वो जो वर्ड्स, मतलब उसको आप एक पेपर पेन में दे दो, कुछ लिखा हुआ है तो वो बच्चा पढ़ ले, है ना। आप उसको बेसिक्स मैथ्स दे दो, 5+3 पूछ लो तो बच्चा 8 बता दे। आज के दिन में जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है इन द रूरल इंडिया एंड ऑल्सो इन दी सम ऑफ द टियर 2 cities as well, if you see a grade 3 child, he or she is not able to read properly, he or she is not able to calculate properly। So why this is happening? So this means that there is some gap in the foundational literacy, and that's why scheme like Nipun Bharat is there, right? And the target from the government is that by the end of year 2026-27 बच्चों को ये जो मतलब चिल्ड्रन शुड अचीव दिस फाउंडेशनल लिटरेसी। ठीक है, देन स्क्रीनिंग टूल मोबाइल ऐप फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड ग्रोसरी। तो देखो एक चेकलिस्ट ऐप बनाया गया, डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल्स मोबाइल ऐप एंड बुकलेट हैज बीन लॉन्च। ठीक है, ऐप का नाम क्या है, दिस इज द नेम ऑफ ऐप, प्रहस्त। ठीक है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। प्रहस्त कवर्स 21 डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग द बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर द RPWD एक्ट 2016। ठीक है, मतलब चेकलिस्ट बनाया गया ताकि सही सही चीज फॉलो कर सके, कुछ भूल ना जाए, कुछ छूट ना जाए। देन हैंडबुक, शिक्षा शब्दकोश,
So इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज प्रिपेयर्ड a comprehensive glossary of the important terminologies in the area of school education and टाइटेस्ट शिक्षा शब्दकोश, ठीक है। देन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करिकुलम, तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आईटीआई पास किया है। तो आईटीआई के बाद, आईटीआई क्या है, वो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने क्या किया है, ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन एसोसिएशन विद क्वेस्ट अलायंस, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वेरियस अदर करिकुलम बॉडीज विद इन एमएसडी इकोसिस्टम, मतलब so that more and more programs can come in। 90 डेज का कोर्स जो स्टैंडर्ड किया गया है, एंड ऑल्सो शॉर्ट डेज का कोर्स है ना, 60 डेज। देन आई थिंक 30 डेज का भी शॉर्ट ड्यूरेशन का कुछ कोर्स है जो आईटीआई के अंदर लाया जा रहा है, सो दैट पीपल कैन गेट स्किल्स इन ए वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड कैन बिकम एम्प्लॉयबल। दूसरा लास्ट आता है वन क्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर इग्नू एनओआईएस एंड आईटीआई कैंडिडेट्स। तो देखो आईटीआई बच्चे 10th के बाद करते हैं, तो 10th के बाद अगर बच्चे आईटीआई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका 11th और 12th मिस हो जाता है, बिकॉज उसके बाद वो एम्प्लॉयबल बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं काम पे लग जाते हैं। सो फॉर देम वन क्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर इग्नू एंड एनआईओएस, मतलब वो एनआईओएस के थ्रू दे कैन गेट देयर हायर सेकेंडरी डिग्री, दैट इज 12th, एंड ऑल्सो थ्रू इग्नू दे कैन गेट देयर बैचलर डिग्री। तो ये सारा काम इस पे किया गया है, कब, शिक्षा पर्व 2020-22 में। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज। तो देखो यहाँ पे आपको याद बस दो ही चीज रखना है, ये किसने किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूके की गवर्नमेंट ने मिल के किया है, ठीक है। टोटल 26 लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था काउंटर रैंसमवेयर। अब ये काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज है क्या, तो देखो रैंसमवेयर एक एक काइंड ऑफ वायरस है, आप ऐसे समझो, ठीक है। एक लेमैन टर्म्स में रैंसमवेयर इज ए वायरस जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करके आपके सिस्टम को खराब कर देता है, आपके सिस्टम से डेटा चुरा के वो जो भी उसको इंजेक्ट करता है उसको जाके डेटा दे देता है। तो दोनों गवर्नमेंट ने क्या किया ना, तो ये एक्सरसाइज चलाया और सिस्टम्स को चेक किया उन्होंने, दैट्स इट, ठीक है। तो ये किसने किसके बीच में हुआ है, इंडिया एंड यूके गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है रियर सीट बेल्ट। तो जैसा कि हमने कल के न्यूज में देखा था, जो शाहपुर जी पाउन जी के साइरस मिस्त्री है एंड टाटा सन्स के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, उनका डेथ हो गया है while he was traveling from Ahmedabad to Mumbai। सो उस पे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ऐसा आ रहा है कि ही वॉज सिटिंग एट द रियर सीट एंड ही वॉज नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक ना टेक्निकल चीज बता दूं कि पीछे भी रियर सीट बेल्ट आता है, अगर कोई नहीं पहनता है सीट बेल्ट तो जो कार कंपनी है और जो क्वालिटी काउंसिल से इनका कहना है व्हेन देयर इज एन इम्पैक्ट तब 40 जी होता है फोर्स, जी मीन्स ग्रेविटेशनल, ठीक है। 40 जी फोर्स एक बॉडी में अप्लाई होके वो पीछे जो रियर बंदा होता है वो सामने वाली सीट से टकराता है। मतलब किसी का वजन अगर मान के चलो 80 केजी है मल्टीप्लाइड बाई 40, सो व्हाट इज 8 फोर जा 3200। तो किसी बॉडी वेट अगर 80 केजी है, राइट, तो वो जब टकराएगा तो उस पे जो प्रेशर आएगा, मतलब सिर में या हाथ में कहीं भी जो टकराएगा, वो है 3200 किलोग्राम का। एंड 3200 किलोग्राम इज समथिंग दैट ए ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सस्टेन एंड कैन डाई ऑन स्पॉट, एंड दैट इज व्हाट इट हैज हैपेंड। जो पीछे बैठे हुए थे दो लोग, वन अमंग देम वर द साइरस मिस्त्री, राइट, ही एंड द अदर पर्सन वेर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट, वेयर सामने जो दो लोग बैठे हुए थे दे वेर वेयरिंग। तो उनको भी बहुत सारे चोट आए बट दे आर स्टिल अलाइव, बट पीछे जो दो लोग बैठे हुए थे दे आर दे वेर स्पॉट डेथ। तो स्पॉट डेथ उनका क्यों हुआ, बिकॉज वो बहुत ज्यादा फोर्स से सामने वाली सीट से टकरा गए। रीजन एक ही है कि दे वेर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। इवन जो कार मैन्युफैक्चरर्स है, हर कार मैन्युफैक्चरर यही बोलता है, जो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट, तो सबसे पहला है सीट बेल्ट, उसके बाद है एयर बैग। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं एयर बैग है तो वी आर सेफ, बट नो, एयर बैग इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, बट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द सीट बेल्ट। सीट बेल्ट नहीं है तो 40 जी का फोर्स अप्लाई होगा बॉडी में, एंड ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 80 केजी लिया, बट कोई अगर 50 केजी का है तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 40 2000 किलोग्राम। तो 2000 किलोग्राम का फोर्स भी सस्टेन करना इज नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बॉडी। मल्टीपल फ्रैक्चर्स अगर हेड पे हुआ तो हेड इंजरी से तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। सो इन दैट सेंस
जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी, ही सेड कि वेरी सून देयर विल बी अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रियर सीट बेल्ट। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बुक लॉन्च। तो देखो, सिंस आईबीपीएस इज आस्किंग टू मच क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक बुक लॉन्च हुआ है ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन। किसने किया है? द हिंदू ने ही किया है, राइट। सो लेट्स मूव टू द फ्यू वन लाइनर्स। सबसे पहला है एमएसपी फॉर मूंग एंड उड़द। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रिलैक्स द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 25 क्विंटल फॉर परचेज ऑफ मूंग एंड उड़द अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम ड्यूरिंग द समर सीजन 21-22 फॉर द फार्मर इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप सिंपोजियम। ठीक है, तो ये क्या है? एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल आउटरीच बाय द इंडियन आर्मी under the Make in India initiative, the Startup Symposium was organized at Bengaluru on the 5th and 6th September 2022। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है? यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है, सिविल सोसाइटी से जो सारे कंपनीज हैं वो गए, पार्टिसिपेट किए, उन्होंने अपने टेक्नोलॉजीज को आर्मी को दिखाया। मतलब कोई ड्रोन बनाता है तो कोई गन बनाता है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप दोस आर कमिंग इन हु आर ट्राइंग टू बिल्ड डिफेंस इक्विपमेंट। सो वो सारी चीज यहाँ पे हुआ। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ट्राई सर्विस क्रिकेट। ट्राई सर्विस का मतलब क्या है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हो रहा है? दिस इज हेल्ड इन दी रेलवे क्रिकेट स्टेडियम एट विशाखापट्टनम। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मंथन। तो ये मंथन है क्या? सो ये मंथन जो है ना, ये 3 दिन का एक सेशन है जिसको नाम दिया गया मंथन इन बेंगलुरु, जो 8 सितंबर से शुरू होगा। So it's a 3 days invitation by conference come public expo organized by Ministry of Road Transport and Highway। थीम क्या है? आइडियाज टू एक्शन। तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कुछ और वन लाइनर्स पे, वो है नेसल वैक्सीन। नाउ इंडिया बिकम्स द सेकेंड कंट्री आफ्टर यूके एंड इंडिया इज द मतलब इंडिया का फर्स्ट नेसल वैक्सीन क्या है? भारत बायोटेक ने डेवलप किया, इनकोवैक। ठीक है, फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज इन दोज एज अबव 18 ईयर्स। तो इज द वर्ल्ड सेकंड सच वैक्सीन। ठीक है, ओके, सॉरी आई टोल्ड यूके, नो, बट इट्स चाइना। ठीक है, चाइना के बाद वी आर द फर्स्ट वन हु हैव कम अप विद द नेजल वैक्सीन। नेक्स्ट इज ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट सेड ऑन ट्यूसडे इट इज लॉन्चिंग ए न्यू होटल बुकिंग ऐप। सो फ्लिपकार्ट जो है वो होटल बुकिंग सर्विस में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। नेक्स्ट, इन पार्टनरशिप विद कौन? क्लियर ट्रिप। ठीक है, अभी जैसे फ्लिपकार्ट क्या ऑफर करता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग्स एंड ऑल, वो किसके थ्रू करता है? मेक माई ट्रिप के थ्रू करता है। देन ऑनलाइन फार्मेसी जो टाटा 1mg है, ये यूनिकॉर्न बन गया है आफ्टर रेसिंग 40 मिलियन। तो ये पैसा उन्होंने कहां से उठाया? टाटा डिजिटल से उठाया। ठीक है, तो टाटा डिजिटल किसका है कंपनी? टाटा सन्स का है। सो मतलब अपने ही ग्रुप को पैसा डाल के यूनिकॉर्न बनाया गया। नेक्स्ट, मोदी जो है इंडिया का जीडीपी फॉरकास्ट तो सबसे पहले कट किया है। रीजन, टारगेट ज़्यादा था 15.6 गवर्नमेंट का, बट अचीव हमने 13.5 किया है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू नो ऑर्गेनाइजेशन लाइक मोदी विल कट दी फॉरकास्ट। तो फॉरकास्ट करने के बाद है ना, व्हाट दे हैव डन इज दैट द ग्लोबल रेटिंग एजेंसी सेड इट विल मेंटेन इट्स लॉन्ग टर्म सोवरेन डेट क्रेडिट एंड आउटलुक ऑन एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसको मेंटेन रखा है। देन आगे चलते हैं, IDBI Bank's board of director has approved reappointing of Samuel Joseph Jebraj as deputy managing director for 3 years with effect from September 20। ठीक है, तो IDBI के बोर्ड में सैमुअल जोसेफ जेबराज कौन है? डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है। देन HDFC बैंक ने क्या बोला है कि HDFC बैंक एकमात्र बैंक है जिन्होंने टियर 1 मतलब 81 बॉन्ड इशू किया है 3000 करोड़ का, और उनका जो कट ऑफ प्राइस गया है वो सबसे कम है देश में, 7.48% पे गया है। ठीक है, द लोएस्ट सो फार एज ऑफ नाउ। आगे क्या होगा आगे तो समय बताएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज, दैट इज कर्तव्य पथ, राइट। सो ये न्यूज ऐसा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कर्तव्य पथ को आज कर्तव्य पथ एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक मूर्ति स्टैचू राइट एट इंडिया गेट वो आज इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाई दिस इज इन लाइन विद द पंच प्राण। तो ये पंच प्राण अमृत काल को देखते हुए दिए हैं गवर्नमेंट ने, मतलब हमने आज़ादी का 75 ईयर्स मनाया, तो फ्रॉम 75 ईयर्स टू 100 ईयर, ये जो 25 साल है, इस 25 साल में प्राइम मिनिस्टर ने ये पंच प्राण दिए हैं कि पंच प्राण में हमको काम करना है ताकि
At this stage, we are a developed nation. Now, remove any traces of colonial mindset. मतलब जितने भी colonial mindsets के जैसे जो कर्तव्य पथ है, ये इसको ये किसका होगा? राजपथ का। राजपथ का इंग्लिश मीनिंग क्या है? किंग्स वे, राइट? तो ये कॉलोनियल, हम जब कॉलोनी थे यूके के, तब से ये नाम चला आ रहा है राजपथ। तो इस राजपथ के नाम को बदल के कर्तव्य पथ किया जा रहा है। एंड इसका एक सेकेंड रीजन भी ये है कि जो राजपथ है वो अभी, मतलब अभी के हिसाब से, अभी के ट्रैफिक के हिसाब से दैट इज नॉट इनफ। एंड वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक टॉयलेट एंड फूड स्टॉल, ये सारी चीज मिसिंग है। तो ये सारा चीज को पूरा करने के लिए कर्तव्य पथ का इनोवेशन किया जा रहा है। कर्तव्य पथ इज, आई मीन, दिस विल जॉइन द पाथ ऑफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, दैट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी इसके हाईलाइट्स को देखें। सिंबलाइज ए शिफ्ट फ्रॉम द अर्स्टवाइल राजपथ बीइंग एन आइकन ऑफ पावर। राजपथ का मतलब आइकन ऑफ पावर, क्योंकि राजपथ मतलब किंग्स वे, तो राजा का भी जो किंग्स वे है वो तो आइकन ऑफ पावर ही है। बट अभी उसका नाम, उसको कर्तव्य पथ रखा जा रहा है, बीइंग एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट। सो कर्तव्य पथ का मतलब ये है कि नाउ इट इज अबाउट द पब्लिक ओनरशिप। मतलब जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, जो अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो इनको, ये राजा तुल्य लोग नहीं है। ये क्या है? ये पब्लिक ओनरशिप, मतलब ये तो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर आदमी तो देश नहीं चला सकता, तो हमने उनको चुन लिया है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, और हमने उनको पार्लियामेंट में भेजा है कि आप जाओ, आप जाके देश चलाओ। सो इट्स अबाउट पब्लिक ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर आपको हो गया। Then the statue of Netaji Subhash Chandra Bose will be unveiled by the Prime Minister, is being installed in the same place where a hologram of Netaji was unveiled earlier this year on the पराक्रम दिवस ऑन जनवरी 23। तो जनवरी 23 में प्राइम मिनिस्टर ने नेताजी के स्टैचू का एक होलोग्राम वहां पे इंस्टॉल किए थे। तो होलोग्राम की जगह अभी एक मार्बल का जो स्टैचू है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वो इंस्टॉल किया जाएगा। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। आगे चलते हैं, देखते हैं अब हमारा एमओयू। ये हुआ इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ठीक है, तो देखो ये जो एमओयू है ये अभी तक साइन नहीं हुआ है, ये साइन होने वाला है। तो जो यूनियन कैबिनेट ने है ना, यूनियन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, मतलब इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये बिटवीन किसके किसके बीच में होगा? इंडिया, यूके एंड नॉर्दर्न आइलैंड के बीच में होगा। ठीक है, वाई, ये क्यों होगा? म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके एम्स टू प्रोमोट एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड स्टूडेंट मोबिलिटी। The request from the UK side to grant recognition to 1 year master's program was considered. तो देखो, यूके ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि जो यूके से 1 साल का मास्टर डिग्री लेके आएंगे उनको इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाए। तो वो भी इस एमओयू में साइन होगा। बट जो यूनियन कैबिनेट है उस उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। तो यूनियन कैबिनेट को कौन चेयर करता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट? Then the MOU to felicitate the mutual recognition of educational qualification, periods of study undertaken, documents related to academic degree qualification accreditation by educational institution within two countries. ठीक, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। अगेन आप याद रखो, ये सिर्फ अप्रूवल है, एमओयू साइन अभी तक नहीं हुआ है। बट आगे चलते हैं, एक दूसरा एमओयू देखते हैं जो कि ऑलरेडी साइन हो गया, होके एक्सपायर भी हो गया है। वो है इंडिया एंड यूएई के बीच में। तो ये जो है ये 2015 में साइन हुआ था। क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो एक्सपायर हो गया 2018 में। सो इन 19 एट द मीटिंग बिटवीन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ टू कंट्रीज, यूएई साइड प्रपोज टू साइन ए न्यू एमओयू। ठीक, तो इसी को इंडिया ने अप्रूवल दे दिया, मतलब इंडियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो अब ये एमओयू साइन होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। सो इसके ऑब्जेक्टिव को देखो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमओयू इज टू स्ट्रेंथन आवर ऑनगोइंग एजुकेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई एंड वाइडन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। अभी ये न्यू एमओयू इनकॉर्पोरेट चेंजेस बॉट इन बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। तो देखो, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको जो मिडिल ईस्ट है, स्पेसिफिकली यूएई बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। ठीक है, एंड बहुत सारा एग्जाम्स भी उनका जो है इंडियन साइड से ही, इंडियन करिकुलम को फॉलो करते हुए ही करवाया जाता है। ठीक, तो इस इन दैट रिगार्ड, तो कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई इज अ टॉप नॉच थिंग।
Then the MOU will be valid for a period of 5 years from the date of signing and will be automatically renewable on the consent of both the parties. Once signed, the MOU will supersede the earlier MOU signed in UAE 2015, which then ceased to effect. समझ में आ गया? सो ये क्या है? ये भी एक ऐसा एग्रीमेंट है जो अभी तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कहानी एंड बैकग्राउंड ऐसा है कि ये ऑलरेडी 2015 में साइन हो गया था एंड 2019 तक ये चला भी एंड एक्सपायर कर गया। ठीक है, तो अभी यूएई साइड ने प्रपोज किया कि एक नए नए एमओयू को साइन करते हैं रिगार्डिंग द सेम, रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग एजुकेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन बोथ द नेशंस। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, एमओयू इंडिया एंड मालदीव्स। ठीक है, तो देखो ये जो एमओयू है, कैबिनेट अप्रूव्ड एमओयू साइंड ऑन 2 अगस्त 2022। मतलब ये एमओयू जो है ऑलरेडी साइन हो गया है, इसको कैबिनेट का मंजूरी मिल गया है। अब इससे क्या होगा? ये इम्प्लीमेंटेशन पे चला जाएगा between the National Disaster Management Authority of Republic of India and the National Disaster Management Authority of the Republic of Maldives। मतलब एनडीएमए दोनों कंट्री के बीच में ये एमओयू है, कोलैबोरेशन है ऑन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सिंपल सी बात है, ये अपना बेस्ट प्रैक्टिस, अपने इक्विपमेंट्स, अपने अपने टेक्निक्स एंड ऑल, ये सारी चीज को शेयर करके अपने कैपेसिटी को एनहांस करेंगे। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। जैसा कि आपको पता है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल, ही इज ऑन ए विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से एक स्कीम ऐलान किया है, वो है यूएस स्टार्टअप सेतु। तो ये है क्या? ठीक है, श्री पीयूष गोयल लॉन्चेस यूएस स्टार्टअप सेतु, सपोर्टिंग, इसका देखो फुल फॉर्म देखो, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम इन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अब ये वाई क्यों साइन हुआ है? The initiative would connect startup in India to US-based investors and startup ecosystem leader with mentorship and assistance in various areas including funding, market access and commercialization. ठीक है? Then it is estimated that about 90% of the startup जो है ये इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज नहीं होता है। द प्रॉब्लम विद द स्टार्टअप इज दैट जो फाउंडर्स होते हैं ना, वो मोस्टली उनके पास फंड की कमी की वजह से वो सब काम खुद ही करना चाहते हैं एंड स्पेसिफिकली उनको नॉलेज भी है। बट एक इंसान अगर हर काम देखेगा तो जो प्राइमरी बिजनेस है ना, जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उस पर कमी आ जाएगी। सो वही प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, देन व्हाट इज सेतु? Setu is designed to bridge the geographical barrier between mentors based in US that are willing to invest in entrepreneurship and Sunrise startup in India. Then the interaction will be supported through mentorship portal under the Startup India initiative MARC। तो देखो यहाँ पे आपका दो वर्ड आता है, एक आता है सेतु, इसका फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग entrepreneur in ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को आपको याद रखना है सिटी का नाम। देन मार्क और द मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेसिलेंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम। तो मार्क का फुल फॉर्म क्या हो गया? मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेसिलेंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम, विच इज ए सिंगल स्टॉप फाइंडर फॉर स्टार्टअप इन इंडिया। ठीक है, अभी व्हाट इज मार्क, ये आप यहाँ से देख लो। मार्क क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। सो ये जो सेतु है, इसको मार्क के साथ कनेक्ट किया जाएगा, स्टार्टअप लाइक मार्क, एंड इसके थ्रू क्या होगा ना, मतलब कोलैबोरेट किया जाएगा। जो स्टार्टअप है उनको ना केवल फंडिंग मिले बल्कि सब चीजों का एक्सेस मिले। देन मार्क इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम मेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। टिल डेट मोर देन 200 मेंटर्स हैव बीन ऑनबोर्डेड ऑन मार्क अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो 200 से ज्यादा लोग मार्क पोर्टल को ज्वाइन कर चुके हैं। मतलब जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखो हेल्प करने के लिए कितने एक्सपर्ट लोग आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है हुगन रिपोर्ट। तो हुगन रिपोर्ट में इस कुछ ऐसा आया है कि जो इंडिया ओवरटुक चाइना टू ऐड मोस्ट नंबर ऑफ न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप वैल्यूड एट 1 बिलियन और मोर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 despite a funding winter haunting entrepreneurship in the South Asian nations। अगर हम रैंक की बात करें, इंडिया एडेड 14 new unicorn in the period H1 2022 and China had 11 according to the Hurun Global Unicorn Index 2022। Then, according to PwC report in Q3 CY21, India added 10 new unicorn and China and Hong Kong added 7 new। तो ठीक है, इस PwC को आप अलग रखो।
पीडब्ल्यूसी, क्योंकि ये यहाँ पे जस्ट वन लाइनर पे है, बट हुन रिपोर्ट लेटेस्ट है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप देखो जो चाइना है वो 312 उन्होंने ऐड किया, जो कि पिछले इससे +1 है। और यूएस 625, इंडिया थर्ड नंबर पे आता है 68 +14। तो ये +14 को ही ओवरटेक बोला गया है। ठीक है, इंडिया ओवरटुक चाइना टू ऐड मोर नंबर ऑफ न्यू यूनिकॉर्न, जो है वो इस वजह से है। मतलब चाइना ने 11 ऐड किया तो हमने 14 ऐड किया। अगर हम सिटीज की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को को क्या बोला जाता है? स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपको याद रखना है कि जो सेतु पोर्टल, जो सेतु आया है पिछले स्लाइड में हमने देखा था, वो भी सैन फ्रांसिस्को था। यहाँ पे भी सैन फ्रांसिस्को है। अब देखते हैं हम कुछ हमारे वन लाइनर। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन 2022। ठीक है, तो जो यूनियन मिनिस्टर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन 22-23 टुडे, कहाँ पे? NASC पूसा, न्यू दिल्ली। सो ये टुडे मतलब ये कल के डेट में, ये 7 सितंबर। ठीक है, आगे चलते हैं ई दाखिल पोर्टल। तो इसमें एक डेटा सामने आया है कि जो ई दाखिल पोर्टल है इसको 2 साल हुआ है लॉन्च होते हुए। एंड ई दाखिल में अब तक 23,640 कंप्लेंट्स रिसीव हुए हैं थ्रू ई फाइलिंग। ठीक, तो यही एक छोटा सा डेटा था। तो देखो, जब मैंने बोला ई दाखिल 2 साल लॉन्च हुआ था, तो ये एक ई दाखिल इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। देन प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेसिडेंट विल वर्चुअली लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारतीय अभियान ऑन September 19 to reinvigorate the mission of TB elimination by the country 2025। तो आपको ये याद रखना है, इसको इनॉग्रेट प्रेसिडेंट ने किया है। कब करेंगे? कल के दिन में करेंगे, September 9 को। और इसका जो टारगेट है ऑब्जेक्टिव अचीव करने का, वो है 2025। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे हुआ है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इन्होंने फर्स्ट एवर कंसल्टेशन फॉर ट्रांस वुमेन, क्या नाम दिए? इंक्लूशन एम्पलीफाइड ट्रांस वुमेन इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये नाम है। मतलब इन्होंने इस नाम का एक आ, ये ऐड किया है, मतलब एक गैदरिंग। ठीक है, टू एड्रेस द मिसकंसेप्शन लीडिंग टू स्टिग्मा अटैच विद द इंडिविजुअल्स of the community and spark a conversation with regard to their acceptance and participation in the society। सो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आपको ये चीज याद रखना है। देखो, ये फर्स्ट एवर है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड क्या नाम है? किसके लिए है? ट्रांस वुमेन के लिए। नाम क्या है? इंक्लूजन एम्पलीफाइड ट्रांस वुमेन इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट, ये नाम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो भी कुछ वन लाइनर है। बैन ऑन फॉरेस्ट ट्रेडिंग फॉर अनऑथराइज्ड। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने है वो कुछ एंटिटीज को बैन किया है फॉर, बिकॉज दे वर ट्रांजैक्टिंग ऑन फॉरेक्स बट दे वर नॉट ऑथराइज्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो कौन से नाम है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट यस, एज ए इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया। एक्सिस बैंक एंड पे नियर बाई दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया है, पार्टनरशिप कर लिया है। क्यों? विथ ब्रांचलेस बैंक नेटवर्क पे नियर बाई, ए सीनियर एग्जीक्यूटिव एक्सिस सेंट वेडनेसडे दैट tie-ups would aim to provide private lenders and achieving priority lending aims। मतलब priority lending में जो पे नियर बाई है वो एक्सिस बैंक को हेल्प करेगी, एंड इसी ऑब्जेक्टिव से दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया है। ठीक है, अभी अगर हम आगे कुछ न्यूज में आए तो आपको देखो कुछ न्यूज याद रखना है, जैसे जवाब जवाबेदी जवाबदेही यात्रा। ओके, दिस इज जवाबदेही यात्रा। ये कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ, राइट? ये कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। देन प्रोफेसर फ्रॉम चेन्नई टू हेड मैथमेटिक्स पैनल। तो ये कौन है? सानोली गुन, राइट? तो ये मैथमेटिक्स पैनल को हेड करेगी। ठीक, तो ये भी नाम आपको याद रखना है। नाउ ये जो मैथमेटिक्स पैनल है, ये कहाँ, कौन सा मैथमेटिक्स पैनल है? इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। ठीक, चलो, let's begin with the first thing, that is Human Development Index 2021। So ये Human Development Index ये देता कौन है? तो Human Development Index ये रिपोर्ट जो है वो UNDP का है, राइट? UNDP। सो ये रिपोर्ट 1990 से आना शुरू हुआ है। इस रिपोर्ट का जो मतलब ये रिपोर्ट जो कैसे बनता है,
उसके पीछे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इन दोनों का बनाया हुआ है। अब इस चीज को और डेप्थ में समझेंगे हम एक अलग वीडियो में, जहां पे हम पर्टिकुलरली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिक्स को एंड जो करंट अफेयर्स अभी ऐड हुआ है, इन दोनों चीज को डिस्कस करेंगे। राइट, तो वो बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। नाउ न्यूज क्या है कि इंडिया रैंक्स 132 आउट ऑफ 191 इन यूएनडीपी's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कितना है, 191 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक है 132। नाउ तो देखो ये जो रैंक है ये किसी चीज के बेसिस पे हुआ है, तो जो बेसिस है ना वो एचडीआई वैल्यू होता है। तो आज के दिन में एचडीआई का वैल्यू क्या है, 0.633। इससे पहला जो रिपोर्ट आया था 2022 उसमें था 0.645, तो देखो आप गिर गया था। तो इससे ये समझते हैं कि 2022 के रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 131 था, अभी वो 132 हो गया, मतलब एक पोजीशन से इंडिया पीछे हो गया एंड जो वैल्यू है वो भी गिर गया है। राइट, तो ये वैल्यू कैसे होता है, ये वैल्यू बिटवीन 0 to 1 होता है। ठीक है, बिटवीन 0 to 1। सो देखो, तो ये जो 0 to 1 है इसमें भी एक क्लासिफिकेशन बनता है। क्लासिफिकेशन क्या है, the report attributes the drop of HDI from 0.645 in 19 to 0.63 in 21 to India's falling life expectancy। मतलब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पैरामीटर, वहां पे फॉल देखा गया है। अभी पैरामीटर क्या है वो भी हम आगे, ठीक है। सो इन 2022, ओके ये तो हमने देख लिया है, आउट ऑफ 189 कंट्री, अभी लेटेस्ट वाले में 191 को रैंक किया है। अगर हम इंडिया के नेबर की बात करें तो नेबर में श्रीलंका हमसे बेहतर है, चाइना तो ब्रिक्स नेशन भी है, ब्रिक्स नेशन भी हमसे आगे हैं, एंड बांग्लादेश विद 129 रैंक, ये भी हमसे आगे है, भूटान विद 127, ये भी हमसे आगे है। लेकिन हमसे पीछे हमारे नेबर्स में कौन कौन है, तो एक है पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है म्यांमार। ठीक है, अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसकी बात करें, देखो ये जो एमपीआई है ना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही एक पार्ट है। तो इंडिया स्कोर्ड 0.123 in the multi-dimensional poverty index MPI with a head count of 29.5% with 8.8% population reeling under the severe multi-dimensional poverty। तो मतलब ये रिपोर्ट के मुताबिक 8.8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन क्या है, अंडर द सीवियर मल्टी डायमेंशनल पुअर है। ठीक, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। सो अगर ओवर द लास्ट डिकेड देखें, मतलब 10 साल, इंडिया हैज लिफ्टेड स्टैगरिंग 271 मिलियन आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, द रिपोर्ट नोटेड। मतलब रिपोर्ट ने ये भी बोला है कि लास्ट 10 साल में 271 मिलियन लोगों को हम एज ए नेशन, मींस इंडिया एज ए नेशन, पॉवर्टी से बाहर लाया है। तो देखो ये था करंट अफेयर वाला पार्ट, राइट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि आपको यहाँ पे बेसिक्स कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको समझाया नहीं है। सो हम करंट अफेयर के वीडियो में हम जब बहुत ज्यादा बेसिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को कांस्टेंट फॉलो कीजिए, शाम को इसका अलग से रिपोर्ट, मतलब इसका एक अलग से स्टैंड अलोन वीडियो आएगा, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिस्ट्री, उसके वो कैसे बनता है, कौन सा पैरामीटर्स पे कहाँ इंडिया परफॉर्म किया है, सारा डिटेल्स आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ करंट अफेयर वाले पार्ट को डिस्कस किया है। सो अगर हम रैंकिंग की बात करें तो ये है रैंकिंग। ठीक है, मतलब रैंकिंग नहीं, ये है मतलब पैरामीटर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसको कैसे मापा जाता है, जीएनआई पर कैपिटा। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। फिर इससे क्या बनता है, जीएनआई इंडेक्स बनता है। फिर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसको देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ, इससे इसका एक इंडेक्स बनाया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। उसके बाद बात आती है नॉलेज की, तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये दोनों का एक एजुकेशन इंडेक्स बनता है। तो देखो अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिला कि ये 3 पैरामीटर और टोटल इट इज डिवाइडेड इन 4 सब पैरामीटर्स, तो मतलब दोनों ही सही है। यहाँ पे आपको समझना है मेजोरिटी, मैंने आज करंट अफेयर बनाने टाइम न्यूज़पेपर में देखा, न्यूज़पेपर में 4 लिखा हुआ था, राइट। तो आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअली में 4 कैसे होता है। एक होता है जीएनआई पर कैपिटा, दूसरा होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ, तीसरा होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, चौथा होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये सारे चीज का एक इंडेक्स बनता है, उसको फिर क्यूब रूट के अंदर डाला जाता है। कैसे,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको डाला जाता है, जीएनआई इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स इसको डाला जाता है। ये डालने के बाद जो वैल्यू बाहर आता है वो वैल्यू आपका एचडीआई वैल्यू, जो कि इंडिया का 0.633 है, राइट। सो आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग भी यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ रैंकिंग। ओके, रैंकिंग आप देख लो, यहाँ पे है रैंकिंग। सो अगर रैंकिंग की बात करें तो स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा वैल्यू के साथ नंबर 1 में है, देन नॉर्वे, देन आइसलैंड, देन हांगकांग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम से देखेंगे तो 18th पोजीशन पे, जापान 19th पे है, यूनाइटेड स्टेट्स 21 और इंडिया 132 पे है, ठीक है। तो हम आगे चल के जो हम आज शाम को एक अलग से वीडियो देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, उसमें हम अलग अलग बिम्स्टेक नेशन का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रिक्स नेशन का देखेंगे, प्रॉपर एशिया का देखेंगे, तो सारा डिटेल्स हम उस वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ करंट अफेयर को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आपका स्टूडेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ठीक है। तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्या है ना, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, मतलब इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। किसने किया है? लीड एंड एडटेक प्लेटफॉर्म है इन कोलैबोरेशन विद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो इन्होंने एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स निकाला है फॉर क्लास 9th 10th, ठीक है। फोकस टू बी स्लाइटली हायर व्हेन कंपेयर्ड टू स्टूडेंट इन क्लास 6 to 8। अभी इसमें पैरामीटर में 5 एट्रीब्यूट्स को रखा गया है: कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड एक्सपोजर टू अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म। ये 5 एट्रीब्यूट्स में इंडेक्स को बनाया गया है। तो इस इंडेक्स से सामने ये आता है जो हैदराबाद है वो टॉप अमंग द मेट्रो है विद 87 स्कोर, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये अलग अलग देखो, विद चेन्नई 71, मुंबई 78, बैंगलोर 75, कोलकाता 77 एंड सो ऑन। अगर हम मेट्रोस की बात करें तो जो मेट्रोस में है वहां पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, ओवरऑल 75 है, नॉन मेट्रो में कम है बट मेट्रो में ज्यादा है। अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन में जो है वेस्ट सबसे आगे है, ठीक है, वेस्ट में सबसे आगे है। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर हम बात करें कि स्टेट बोर्ड वर्सेस सीबीएसई, तो कॉन्फिडेंस सीबीएसई पे ज्यादा है बच्चों का। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया कि देखो ये एक इंफॉर्मेशनल है, बहुत ज्यादा डिटेल इसमें आपको याद नहीं रखना है, ये क्योंकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, राइट। तो इसको लीड ने कैलकुलेट किया है, एन एडटेक प्लेटफॉर्म है वो विद कोलैबोरेशन विद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, टेस्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कोल मिनिस्ट्री अपडेट। तो देखो जो कोल मिनिस्ट्री का क्या अपडेट है, कि कोल मिनिस्ट्री का अपडेट ये है कि उन्होंने क्या किया है, जो डिलेड पेमेंट और रेंट के ऊपर वो, मतलब डिलेड पेमेंट ऑन रॉयल्टी, क्योंकि कोल तो डायरेक्टली गवर्नमेंट माइन नहीं करता है कई जगह पे। यस, कोल इंडिया माइन करता है, लेकिन कई जगह पे गवर्नमेंट उसको लीज पे भी देता है। फॉर एग्जांपल ना, अदानी को लीज में दिया है, अदानी ग्रुप को। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप है जो लीज में लेके उसको माइनिंग करते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या रॉयल्टी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। तो ये जो फी है, मतलब इसमें गवर्नमेंट ने चेंज किया है, इसमें मिनरल कंसेशन रूल 1960 एम्ड एट डीक्रिमिनलाइजिंग इस प्रोविजन। तो क्यों किया गया इसको? टू प्रोमोट एंड बूस्ट द ईज ऑफ doing business policy of the government, the amendment in MCR decriminalized 68 provisions where the penalty has been reduced for 10 provisions of MCR. I hope ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट 2022। तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस कभी आईबीपीएस ने ऐसा सवाल पूछा था तो वो आप देख लो, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन ये फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट ऑफ इंडिया रिचेस्ट फॉर 22, मतलब ये फॉर्च्यून लिस्ट में आया है। सो एक हिस्टोरिकल डेटा से कैलकुलेट किया गया है, जहां पे डॉलर की वैल्यू को 79.74 दिया गया है एज ऑफ अगस्त। तो इसमें पाया गया है इंडिया में गौतम अदानी जो है विथ 129.16 बिलियन या 10.29 ट्रिलियन रुपीस INR पे सबसे आगे है। देन कम्स द मुकेश अंबानी, देन
शापूजी मिस्त्री एंड साइरस मिस्त्री फैमिली। तो देखो ये वही साइरस मिस्त्री है जो कुछ दिन पहले while traveling from Ahmedabad to Mumbai इनकी कार की एक्सीडेंट हो गई एंड he lost his life। ठीक है। सो देन आते हैं डीमार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दालमिया, देन विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी, देन साइरस सोइल पुणे वाला सीरम इंस्टीट्यूट के, शिव नदार एचसीएल के, कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के, आदि गोदरेज एंड फैमिली गोदरेज ग्रुप का, शेखर बजाज नीरज बजाज राजीव बजाज एंड संजीव बजाज, ये बजाज ग्रुप के लोग हैं। राइट, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ओके, ऊपर मैंने आपको नहीं बताया तीन लोगों का फाउंडिंग, गौतम अदानी गौतम एंटरप्राइजेस के ओनर, मुकेश अंबानी रिलायंस एंटरप्राइजेस के ओनर, शापूजी मिस्त्री एंड साइरस मिस्त्री एंड फैमिली, ये 18% टाटा सन्स में भी होल्ड करते हैं एंड इनका खुद का कंपनी है शापूजी एंड पवनजी कंस्ट्रक्शन कंपनी। राइट, तो ये है इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट अकॉर्डिंग टू दी फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट ऑफ इंडिया रिचेस्ट फॉर 2022। तो ये आपको याद करना है। देखो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आपको आए होंगे जहाँ पे इंडिया के रिचेस्ट को कई बार अलग अलग भी दिखाया गया है, तो ठीक है, वो बेसिक कैलकुलेशन है। स्टॉक प्राइस में से मतलब स्टॉक प्राइसेस में चेंज होने से क्या होता है ना, इनके वेल्थ में ऊपर नीचे चेंज होता है, तो एक लिस्ट बन जाता है। लेकिन ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट ऑफ इंडिया रिचेस्ट फॉर 22 में आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके रेफरेंस से आपको अगर रैंक 1 पूछ दिया तो वो आंसर गौतम अदानी होगा। ठीक, अगर ये फ्यूचर में अगर चेंज भी हो गया तो भी इसका आंसर गौतम अदानी ही होगा अगर इस लिस्ट का रेफरेंस दिया गया। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम, वो रिलेटेड है क्वीन एलिजाबेथ टू से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ टू कौन है? ये यूके की क्वीन थी, राइट, एंड शी इज नो मोर। सो ये ऑबिचुरी न्यूज आपको याद रखना है, from 1926 to 2022 and she rest in peace। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है वन लाइनर कुछ। ठीक है, सो वन लाइनर हम देखते हैं कलाम नो कार्निवल। ठीक, तो पीएम एड्रेसेस इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ कलाम नो कार्निवल बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय नवभारत साहित्य मंदिर इन अहमदाबाद। ठीक, तो ये वन लाइन है। Who organized कलाम नो कार्निवल? पीएम। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा। ठीक है, तो ये जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष एंड पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने एक न्यू कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट किया है जिसको नाम दिया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा। कहाँ पे? ये साबूथाग एरिया इन ले। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं, चिंतन शिविर एट सूरजकुंड। तो देखो ऐसा चिंतन शिविर बहुत सारा होता है, तो यही वाला पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसको ईपीएफओ वालों ने करवाया एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट आई मीन इनिशिएटिव दैट ईपीएफओ हैव टेकन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। सो चिंतन शिविर, इसका थीम क्या रखा गया है? ईपीएफओ एट द रेट अमृतकाल कल, अमृतकाल बेहतर कल। राइट, तो ये है आपका इसका थीम। आगे हम देखते हैं न्यूज एक्सपोर्ट ड्यूटी। सो एक्सपोर्ट ड्यूटी ये है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इम्पोज्ड ए 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन select rice variant including parboiled and basmati rice. This comes at a time when paddy sowing continues to remain low due to drought in several major rice growing states। ठीक है, तो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी किस पे लगाया गया है? ऑन सेलेक्ट वेराइटी ऑफ राइस। ठीक है, सेलेक्ट वेराइटी, एक्सक्लूडिंग क्या क्या है? पैराबॉइल्ड एंड बासमती। So let's move and let's see the first news, that is first disbursement approved. Now what is this news? देखो, the news is first disbursement approved by the empowered committee in the PLI scheme for the large scale electronic manufacturing। So आपको तो पता है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ये अलग अलग समय पे अलग अलग कंपनीज के लिए आया हुआ है, बहुत बार उसको एक्सटेंशन भी मिला है, तो उसको इस पर्टिकुलर न्यूज को हम डिटेल में समझते हैं। सो कौन से कंपनी को मिला है? ये मिला है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है। सो ये जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है ना, ये मतलब इनका कोई स्टैंड अलोन प्रोडक्ट नहीं है, ये अलग अलग कंपनी के लिए
रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंज्यूमर ड्यूरेबल बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की है, ठीक है, अंडर डोमेस्टिक कैटेगरी, ठीक है, अचीव थ्रेशोल्ड एज पर दी पीएलआई स्कीम्स रिक्वायरमेंट। अभी तो है क्या, ये है पीएलआई की बैकग्राउंड भी समझते हैं। पीएलआई स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाज नोटिफाइड कब हुआ था, ये 1 अप्रैल 2022 को हुआ था। और स्कीम में extended an incentive of 4 to 6% on net incremental sale of manufacturing goods covered under the targeted segment, including mobile phone and specific electronic components. So basically PLI से गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, जो कंपनीज इस सेक्टर पे काम कर रही है, जो भी पर्टिकुलर सेक्टर पे पीएलआई नोटिफाई होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। सो ऐसा मान लो पीएलआई स्कीम इस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ एक टारगेट रखेगी कि आप इतना टारगेट पूरा करो, आपको एक इंसेंटिव मिलेगा। तो इससे होगा क्या, ये कंपनी मोटिवेट होगी ज्यादा प्रोडक्शन करने में, ज्यादा सप्लाई करने में इकोनॉमी में, और ज्यादा माल बेचने में। इससे क्या होगा, एक तो सेक्टर ग्रो करेगा, दूसरा है डोमेस्टिक कंजम्पशन लिमिटेड ही होता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा ये लोग मैन्युफैक्चर कर भी लिए तो उनको बेचना कहाँ पे है, डोमेस्टिक का जो डिमांड है वो डिमांड तो नहीं बढ़ रहा है। सो वो डिमांड या बढ़ेगा भी तो वो उसको पूरा कर लेगा, लेकिन इनको तो और भी ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंसेंटिव। इससे होगा क्या, जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड होगा वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, मतलब जो कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड मोबाइल फोन्स में आता है, ठीक है, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन। तो ये स्कीम में गवर्नमेंट ने कितना दिया था, 38,645 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले, ठीक है। इसमें से 16 कंपनी, 5 ग्लोबल अंडर कैटेगरी मोबाइल फोन, जिनका इनवॉइस वैल्यू 15,000 करोड़ रुपए से मतलब मोबाइल फोन वही जिस मोबाइल फोन का वैल्यू 15,000 रुपए से ज्यादा होगा, and 5 domestic company and 6 company under specified electronic components were approved under the scheme, ठीक है। तो ये सारी चीज इस स्कीम में इंक्लूडेड है। कितना पैसा गवर्नमेंट देगी, 38,645। देन द एम्पावरमेंट कमिटी in its meeting today approved first disbursement of 53.28 crore अंडर पीएलआई स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये जो कंपनी को अभी मिला है, ये कितना मिला है, ₹53.28 करोड़, और ये फर्स्ट है, ठीक है। मतलब पीएलआई फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में दिस इज द फर्स्ट कंपनी टू गेट द इंसेंटिव। पहला चीज, कितना रुपए मिला, 53.28 करोड़ रुपीस। किसको मिला, पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडी है uh, इसका, मतलब 100% सब्सिडी ऑफ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वे फॉरवर्ड देखो, एज ऑफ जून 22, मतलब अभी लेटेस्ट, the scheme has led to total production of more than 1,67,770 crore, including export of 65,240 crore। तो देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, टोटल प्रोडक्शन मोर देन रुपीज इतना। तो ये क्या, गवर्नमेंट पुश हो रहा है कि ठीक है आप ज्यादा ज्यादा काम करो, अच्छा काम करो तो आपको हम इंसेंटिव देंगे। इससे क्या होगा ना, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है ऐसे किसी केस में जहां पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई को बूस्ट किया जाता है। अगर एग्रीगेट सप्लाई को बूस्ट करते हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना है, तो एग्रीगेट डिमांड भी गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड बूस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप रेपो रेट का कंडीशन के साथ इसमें लिंक करें, रेपो रेट गवर्नमेंट बढ़ा दी, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है टू फाइट इन्फ्लेशन। सीधा सीधा मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड मार्केट से कम किया जा रहा है, राइट। मतलब मनी सप्लाई को कम किया जा रहा है, मनी सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम होगा। सो इन दैट सेंस, जब ये ऐसे स्कीम से एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई क्रिएट होगा ना, तो ये बन जाता है तुम्हारा एक्सपोर्ट। मतलब ये सीधा सीधा एक्सपोर्ट पे चला जाता है, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी ने कुछ माल बनाया है तो वो तो बाहर बिकना ही है, नहीं तो वो आगे काम कैसे करेगी, उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकालेगी, उनका लेबर कॉस्ट कैसे निकालेगी, तो वो क्या एक्सपोर्ट में चला जाता है, ठीक है। Now, over the last 3 years, export of smartphone has grown by 139%। तो देखो ये सारी चीज का जो ये है, मतलब इम्पैक्ट है, वो ऐसे दिखता है 139%।
ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन क्या है कि 2025-26 तक इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विल राइज टू यूएस डॉलर 300 बिलियन। 300 बिलियन यूएसडी का मार्केट हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ए वेरी गुड स्टेप, क्योंकि एक तरफ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे तो चाइना हमसे बहुत आगे है। मतलब चाइना का क्वालिटी भी बहुत चीप होता है। अगर हम क्वालिटी वाइज देखेंगे तो जापान, ताइवान, इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है। राइट। तो एक एक पर्टिकुलर गैप है, उस गैप को हम फिल कर सकते हैं। राइट, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जापान इज मोर फोकस्ड ऑन इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। जापान टेक्नोलॉजी बनाता है, इंस्टेड ऑफ कि आप बोलो कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहा है। नहीं, इवन आप देखो आईफोन भी चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, आज के दिन में इंडिया में भी हो रहा है। बट वो प्रोडक्ट कहाँ पे है? द प्रोडक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। मतलब जो इनोवेशन हुआ है वो कहाँ पे हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो रहा है। तो ठीक है, वन स्टेप अहेड। आज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कल हम इनोवेट करेंगे। और सॉफ्टवेयर में तो हम कई लोगों से आगे हैं। मतलब अगर हम आईफोन की ही बात करें तो उसके सॉफ्टवेयर में जो एप्स ऐप स्टोर पे है, मेजोरिटी ऑफ द एप्स आर फ्रॉम द इंडियन कंपनी और फ्रॉम द इंडियन कोडर्स। राइट। तो मतलब एक सेक्टर पे हम तो इनोवेट कर ही रहे हैं, अब हमको इनोवेट करना है रियल मैन्युफैक्चरिंग में, रियल इनोवेशन में। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई के थ्रू कर रहे हैं, अब बच जाएगा इनोवेशन। राइट। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंडिया वाटर पिच टू पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। तो देखो इसमें जो है स्टार्टअप चैलेंज में जो है 76 स्टार्टअप को ऑनबोर्ड किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा उन स्टार्टअप्स को? द शॉर्टलिस्टेड स्टार्टअप्स will be provided financial assistance of 20 lakh each to work in the field of water supply and used water management and water body rejuvenation and groundwater management etc. ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ द सॉर्टिंग हैज बीन डन। ये जो 76 को कैसे सेलेक्ट किया गया है? द स्टार्टअप हैज बीन शॉर्टलिस्टेड बाय द मिनिस्ट्री थ्रू अ चैलेंज प्रोसेस इन मार्च 22। मार्च 22 में एक चैलेंज हुआ था, उसके थ्रू इनको सेलेक्ट किया गया है अंडर द अमृत 2.0 मिशन। इन दिस रिगार्ड स्टार्टअप गेटवे has been launched wherein the startup can apply and be shortlisted by Ministry for Financial Support। ठीक है। अगर हम अदर हाइलाइट्स की बात करें तो ये है, द मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया? पेयजल सर्वेक्षण इन 485 सिटीज। ठीक है। अंडर क्या? अंडर जल जीवन मिशन। विल असेस सिटीज विद रेस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्वालिटी ऑफ वाटर डिलीवरी टू द सिटीजंस। ठीक। पेयजल सर्वेक्षण इन 485 सिटीज, पहला चीज आपको याद रखना है। बाकी ऊपर तो याद रखना है अदर हाइलाइट्स में। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि a portal urban water body information system UWAIS has also been launched with the help of नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। और ये पोर्टल है क्या? द पोर्टल विल प्रोवाइड सैटेलाइट इमेजेस ऑफ वाटर बॉडीज टू वेरियस सिटीज टू प्लान रिजुवेनेशन। ठीक है। देखो स्पेस टेक्नोलॉजी को हार्नेस एंड यूज किया जा रहा है, बिकॉज जो चीज हमको नीचे बैठ के समझ में नहीं आएगा वो चीज हम ऊपर से देखने से समझ में आएगा। सिंपल सी बात है। ये करेगा क्या? स्पेस से वाटर बॉडीज को देखा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद दी लोकल बॉडीज और दी वाटर बॉडीज विद प्लान देयर रिजुवेनेशन। जो सही नहीं दिखेगा, जो गंदा दिखेगा, उसको साफ किया जाएगा। जिसमें पानी नहीं है उसमें वाटर के सोर्स को अवेलेबल करवाया जाएगा। मतलब बेसिकली उसमें जान फूंक दिया जाएगा। रिजुवेनेशन का मतलब वही है कि जो चीज खत्म होने लगता है उस चीज को फिर से रिजुवेनेट करके उसको सही कर देना। राइट। सो स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। 219 cities has been handed over UWAIS dossier to water bodies during the event। 219 सिटी में ये ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है बैंक क्रेडिट। तो देखो ये मोस्ट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ऐसे इंफॉर्मेशन आपके ठीक एग्जाम से पहले जो आया होगा वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट। मतलब आप अगर कोई एग्जाम नेक्स्ट 7 डेज या 10 डेज में दे रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वरना जब आप एग्जाम दोगे तब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट। सो एज एन इंफॉर्मेशन आप इसको समझ लो। क्रेडिट ग्रोथ मतलब क्या है? बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने का जो उधारी देते हैं, वो जो लोन्स देते हैं, उसमें कितना परसेंट का इंक्रीमेंट देखा गया है। एंड ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो बैंक क्रेडिट जो दे रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये इकोनॉमी में आ रहा है। इकोनॉमी में आ रहा है तो इकोनॉमी में लोग इसको खर्चा कर रहे हैं। मतलब क्रेडिट ग्रोथ का सीधा सीधा लिंक है किससे? इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है। क्योंकि बैंक क्रेडिट से, बैंक क्रेडिट ये मतलब वो लोन
भी है इसमें, जिसमें हम पर्सनल लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, एंड इसमें कॉर्पोरेट लोन्स भी हैं। ठीक है। सो बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है नियर 9 ईयर हाई 15.5% ईयर ऑन ईयर फॉर द वीक एंडेड ऑन 26 अगस्त। ठीक। तो ये 9 मंथ्स हाई में पहुंच चुका है। तो देखो इसका यहाँ पे ना एक चीज और हम लिंक कर सकते हैं, वो है इन्फ्लेशन। ठीक है, अपोजिट ट्रेंड। आरबीआई एक तरफ से रेपो रेट को बढ़ा रहा है सो दैट द मनी सप्लाई कैन कम डाउन। ऑन द अदर हैंड व्हाट वी सी इज क्रेडिट ग्रोथ इज ग्रोइंग, मतलब लोगों के पास तो पैसा ज्यादा ही पहुंच रहा है। सो इन दैट सेंस इन्फ्लेशन को फाइट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा इन शॉर्ट टर्म। बट यस, इंक्रीजिंग रेपो रेट लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट तो होगा, बट शॉर्ट टर्म में यस देयर इज सम डिफिकल्टी। सो मतलब ये डेटा ना एक वो बैलेंस्ड भी दिखाता है कि हाँ, even if the RBI is fighting inflation through increasing the repo rate, on the other hand growth भी यहाँ पे सस्टेन करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रोथ ही रुक जाएगा, ग्रोथ भी सस्टेन करेगा थ्रू क्रेडिट ग्रोथ। बट इसमें कंसर्न ये भी है कि इन्फ्लेशन का क्या होगा फिर। तो इसी को ना ट्राइलेमा बोलते हैं सेंट्रल बैंक का। मतलब सेंट्रल बैंक या तो ग्रोथ सपोर्ट करेगी, नहीं तो इन्फ्लेशन। मतलब ये है ट्राइलेमा हमेशा किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए, कि अगर वो बहुत ज्यादा ग्रोथ सपोर्टिव है तो वो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो इधर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी सब चीज बढ़ने लगेगा। सो उनको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट वी कैन सी। ठीक है, ऑन वन हैंड वी सी क्रेडिट इज ग्रोइंग, ऑन द अदर हैंड वी सी रेपो रेट इज आल्सो ग्रोइंग। मतलब ग्रोथ भी सस्टेन्ड है यहाँ पे, इन्फ्लेशन को भी सस्टेनेबल बनाया जा रहा है ओवर लॉन्ग टर्म। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, फॉरेक्स रिजर्व। ये भी ठीक है, वही इंफॉर्मेशन है लास्ट न्यूज जैसा। ठीक है। सो देखो ये जो अभी का जो न्यूज है, डिक्लाइंड बाय 7.9 बिलियन टू 553 बिलियन इन ए वीक एंडेड सितंबर 2। मतलब ये जो लोएस्ट है 23 मंथ्स में, ये सबसे लोएस्ट है फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व आरबीआई के पास। ठीक है। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, इसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई। एंड इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें यूएस डॉलर ही होता है, इसमें अलग अलग करेंसीज होते हैं, जापानीज येन होता है ना, रूबल भी है, इसमें अलग अलग करेंसी है। उन करेंसी के वैल्यू को यूएस डॉलर टर्म्स में मापा जाता है। इनमें गोल्ड है, इनमें एसडीआर रिजर्व है। राइट। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। ये है स्मार्टफोन इन इंडिया। तो देखो ओपन सिग्नल एक प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने कंट्री में देखा कि कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो उन्होंने पाया ओनली 9.7% ऑफ द स्मार्टफोन इन द कंट्री आर 5G एनेबल्ड। मतलब आज के दिन में अगर पूरे इंडिया में 5G सर्विस शुरू हो जाता है, देयर वुड बी ओनली 9.7% ऑफ द पीपल हु वुड बी यूजिंग इट। इसमें भी मैं आपको एक चैलेंज बता दूं, राइट। इसमें भी मैं आपको एक चैलेंज बता दूं, क्योंकि देखो अभी जो स्मार्टफोन बिक रहा है मार्केट में, वो कोई 7 बैंड लगा रहा है, कोई 13 बैंड लगा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट। तो इनको ना एक्चुअली में किसी भी स्मार्टफोन कंपनी को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, मान के चलो मेरे पास ये वाला स्मार्टफोन है जिसमें 7 बैंड है, एंड एक्चुअली में है। ठीक है, ये 7 बैंड में 1300, लेट्स हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 1300 मेगाहर्ट्ज नहीं है, राइट। एंड मेरे सर्कल में 1300 मेगाहर्ट्ज से 5G लॉन्च होता है। मतलब मेरा स्मार्टफोन 5G नेटवर्क पे काम नहीं करेगा, राइट। सो ये एक चैलेंज है। हम जो ये 5G स्मार्टफोन जो अभी मार्केट में बिक रहा है, एक्चुअली में किसी को पता नहीं कौन से सर्कल में कौन से मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लगेगा। सो स्मार्टफोन ऐसा हो सकता है मेरा स्मार्टफोन मेरे स्टेट पे काम ना करे, बट किसी और स्टेट में जहाँ पे 1300 मेगाहर्ट्ज से चल रहा है वहां पे काम करने लगे। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड। तो ये जो ओपन सिग्नल का एस्टिमेट है, इसको मतलब ये रिपोर्ट ये वाले टेक्नोलॉजिकल बैरियर को कंसीडर नहीं किया है। मतलब अगर किसी स्मार्टफोन में 5G बैंड है तो उन्होंने उसको कंसीडर किया है, उसमें भी देयर आर ओनली 9.7 स्मार्टफोन इन दी कंट्री। बाकी तो सब 4G एनेबल्ड है, 4G एंड कुछ नॉन नॉन स्मार्टफोन भी है इंडिया में। सो अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, देन बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सो ऑन। तो ये जो आप नंबर्स इतना कम देख पा रहे हो ना, वो नंबर्स इसीलिए आप कम देख पा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं व्हेन समवन ट्राइज टू बाय दी 5G स्मार्टफोन, तो जिनको पता है दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड, बिकॉज नो वन नोस कि कहाँ पे कौन सा बैंड, क्योंकि वो मतलब पूरे इंडिया में पर्टिकुलरली एक दो बैंड से शुरू नहीं होगा, राइट। 5G इज ए वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी देन 4G एंड 3G इटसेल्फ। तो इस पे स्पेक्ट्रम एंड बैंड का बहुत बड़ा गेम रहेगा,
मतलब इट डिपेंड्स कि आगे किस तरीके का काम सब सारी कंपनीज मिलके करती है, राइट? सो इट विल बी कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन जब फ्यूचर जब ये लॉन्च होगा। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है डायमंड ट्रॉफी। ओके, वन ऑफ द वेरी गुड मूवमेंट जहाँ पे नीरज चोपड़ा हैज स्क्रिप्टेड द हिस्ट्री बाय विनिंग द गोल्ड मेडल इन इन द इवेंट हेल्ड एट बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट में हुआ एंड उनको क्या मिला? डायमंड ट्रॉफी मिला। तो ये इवेंट पे ना इन्होंने 2017 और 2018 में भी पार्टिसिपेट किया था, जहां पे वो 2017 में वो 7th आए थे एंड 2018 में वो 4th आए थे। बट राइट नाउ ही हैज वॉन द गोल्ड मेडल। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द फ्यू वन लाइनर्स, दैट इज सीएसआर इनिशिएटिव। तो सीएसआर देखो, ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये आरबीआई से रिलेटेड है तो ये हमको जानना है। इन्होंने एक इको वैन दिया हुआ है, किसको? ब्लाइंड स्कूल एट अमर कॉलोनी लाजपत नगर में एक ब्लाइंड स्कूल है, वहां पे इन्होंने एक इको वैन दिया है। नाउ फिट इंडिया फ्रीडम राइडर राइडर बाइकर रैली, ये जो हमारे अमित शाह है, यूनियन मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइकर रैली इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जिसमें 120 पीपल का कंटिजेंट है और उसमें 10 वुमेन भी है, वुमेन राइडर्स। This is a 75-day tours riding across the country with 75 motorcycle as a part of अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। 10th एडिशन ऑफ वेबिनार सीरीज तो किसने किया है? एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रिजुविनेटिंग रिवर्स ऑन द थीम ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है, नेम एंड द थीम। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड। वो है क्या? जो एनटीपीसी लिमिटेड है वो क्या है? जेनेको है, मतलब पावर जनरेट करता है। तो एनटीपीसी के साथ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सो दैट एनटीपीसी कैन सप्लाई ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी पावर टू द आर्म्ड फोर्सेस। रीजन रीजन है ग्रेजुअल डीकार्बनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मतलब आर्म्ड फोर्सेस को भी बिजली चाहिए। सो व्हाट आर्म्ड फोर्सेस इज ट्राइंग टू डू विद दिस काइंड ऑफ एमओयूज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कि उनको भैया जो बिजली मिले वो थर्मल पावर प्लांट से ना मिले, वो कोई ग्रीन सोर्सेज से आए, राइट? सोलर पैनल से आए, विंड टर्बाइन से आए, कैसे भी आए, मतलब उनको ग्रीन पावर चाहिए, because they gradually want to decarbonize the armed forces. Yes, even we as a country wants, ठीक है? तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप से we will achieve the target of COP 26 till 2070। ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। उसके बाद का न्यूज हम देखते हैं, सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर जो है सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव आज के दिन में, ठीक है, अहमदाबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2 दिन के लिए, फ्रॉम 10th आज के दिन और कल के दिन ये होगा। इसको पीएम इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज इसमें क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब स्टेट एंड सेंटर रिलेशनशिप इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एक कॉपरेशन होना चाहिए, बिकॉज व्हाट इज ए नेशन? नेशन इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राइट? अगर स्टेट नहीं है तो नेशन नहीं है। सो स्टेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशन। इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे इनको कुछ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे, अच्छा अच्छा काम कैसे हो, ये सारा चीज बात करेंगे। विद दिस लेट्स मूव टू सम अदर वन लाइनर, डिजिटल लेंडिंग एप्स। इसका एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आरबीआई लास्ट वीक लेके आया था। नाउ फाइनेंस मिनिस्टर, finance ministry and the ministry of electronics and telecommunication, they have asked RBI to prepare a whitelist of all legal application that offers loan। मतलब आरबीआई को बोला गया है कि आप एक लीगल एप्स का लिस्ट दो। उसके बाद उसके बाहर जितना भी लिस्ट ऐप रहेगा उसको एमईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनको हटवा देगा। मतलब जो गलत काम कर रहे हैं लोग, उनको हटा दिया जाएगा। बिकॉज वी एज ए लेमैन वी विल, इट इज वेरी टफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऐप लीगल है कौन सा इलीगल है। मतलब हम थोड़ी ना उनका आरबीआई के वेबसाइट में जाके देखेंगे कि अच्छा ये लोन का ऐप है कि नहीं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमारे पास उतना एज ए लेमैन समझ भी नहीं है कि हम वो करें। राइट, मैं एक जनरल की बात कर रहा हूँ, आप तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कर ही सकते हो, बट एज ए लेमैन ये 99% of the people will never do it. So in that sense, the government has asked RBI कि आप हमें white list दो, उससे बाहर जितना भी ऐप रहेगा हम हटवा देंगे प्ले स्टोर से। सो
सो दैट ये जो इलीगल काम कर रहे हैं जो लोग, उनका दुकान बंद हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है AWS एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। AWS क्या है? Amazon वेब सर्वर, राइट? तो ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है बाय द Amazon। तो इन्होंने अच्छा अच्छा काम किस पे किया है, लाइक डिजिटल इंडिया एंड कोविन, ठीक है। AWS ने अनाउंस किया कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को ज्वाइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है टू ट्रांसफॉर्म इट्स सिटीजन सर्विस डिलीवरी बाय एडवांसिंग इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग एडॉप्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ वो काम करके वो अपने AWS सर्वर को लेवरेज करके सिटीजन्स के लिए एडवांस सर्विस डिलीवरी को एनहांस करेंगे, ठीक है। The Telangana state government has decided to migrate its information technology workload to the cloud to accelerate its e-governance plans and deliver faster and more reliable citizen service through its 33 department, 289 organization, while achieving high operational efficiency and reduced IT cost, ठीक है। मतलब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बोलते हैं ना कि जो गवर्नमेंट सर्वर है वो स्लो है, बहुत सारे चैलेंज है। बहुत सारे चैलेंजेस इसीलिए है क्योंकि टेक्निकल फ्रंट में देयर हैज टू बी every time there has to be a team that is working on increasing its capacity. So ये collaboration से the IT cost will come down on the one hand, on the other hand जो सर्विस डिलीवरी है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का वो भी बहुत लेवल से अपग्रेड हो जाएगा, because AWS is a renowned in cloud softwares. देन बकल अप इंडिया कैंपेन। तो देखो, ये साइरस मिस्ट्री के डेथ के बाद द कंप्लीट फोकस इज ऑन द रोड सेफ्टी। मतलब द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइंड कि गलती किसका था, right? He was sitting on the one of the renounced vehicle, Mercedes Benz इंडिया में, मतलब Mercedes Benz के कार में वो ट्रेवल कर रहे थे। इवन Mercedes Benz has said कि वो कार का जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है उसको वो जर्मनी में भेज रहे हैं, सो दैट पता चल सके कि एक्सीडेंट का एक्चुअल रीजन क्या है। ब्रेक फेलियर है कि ओवर स्पीडिंग है कि कोई अलग टेक्निकल चीज कार पे आ गया था, तो वो काम तो मर्सिडीज खुद कर रही है। बाकी उसमें अभी तक जो सामने आया है वो है कि रियर सीट पे साइरस मिस्त्री बैठे हुए थे एंड ही वाज नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। तो उसके लिए द everyone is talking about this because Cyrus Mistry is the third richest person and also he is the 18% holder in the Tata Sons, right? एंड उनका जो कंपनी है, मतलब उनके पिताजी जो चलाते थे, शापू जी एंड पवन जी, वो वन ऑफ दी, मतलब इवन जो RBI मुंबई है उसको उन्होंने बनाया। सो सी, इवन यू कैन कनेक्ट, इफ समबडी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI, तो यू कैन कनेक्ट विद शापू जी पवन जी। उन्होंने RBI का ऑफिस को बनाया है, राइट? सो वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब इतने बड़े बिजनेसमैन की जब ऐसे डेथ होती है तो कहीं ना कहीं एवरी अटेंशन टू डिटेल गोस अप देयर। सो ऑल द ऑटो डीलर अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उन्होंने एक कैंपेन चलाया है या चलाएंगे, राइट? बकल अप इंडिया कैंपेन। सो ये कैंपेन में या तो बॉलीवुड पर्सनैलिटी और या तो सीनियर पॉलिटिशियन को वो ऑनबोर्ड करेंगे, or they will encourage people to wear seat belt even in the rear seat first and to wear helmet while you're driving the 2 wheelers, ठीक है। So buckle up India campaign. With this, unfold your potential with IXMB. All the best. Prepare 50% faster with IXMB.